स्क्रीन शेयर है। ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्टेड सर। ठीक है, तो बेसिकली गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सर। इनकम टैक्स क्लास में हम लोग आज क्या पढ़ेंगे सर? पीजीबीपी चल रहा है। पीजीबीपी इन द सेंस प्रॉफिट्स एंड गेन्स इन बिजनेस एंड प्रोफेशंस। बेसिकली इनकम टैक्स तेरे लिए बोल रहा हूँ सर एक बार। इनकम टैक्स में ना बहुत सिंपल है। ऐसे सुनने में सिंपल है, करने में लोग पागल होता है। बट अगर मैं आपको बोलूँ कि इनकम टैक्स पढ़ के आप पागल हो जाओगे तो आप पढ़ोगे नहीं। इससे अच्छा ये सब बोलना अच्छा नहीं रहेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5 हेड में इनकम टैक्स को बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट किया। 5 हेड क्या है? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी और कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। 5 हेड्स। मैंने इनका कहना है कि भाई या तो तुम जॉब करोगे, सिंपल, या तो तुम जॉब करके कमाओगे, सैलरीड पर्सन। ठीक है, इसको पुराने जमाने में लोग शूद्र बोलते थे। ये जो शूद्र जाति होता है ना, जिसको हमारे हिंदू समाज में भेदभाव करके बोला गया, ये शूद्र है। शूद्र माने कोई भेदभाव वाला जाति नहीं है। शूद्र माने वर्किंग क्लास। जो भी सैलरी में कमाते हैं, जॉब करके कमाते हैं, वो शूद्र ही होता है। सर सुनने में खराब लग रहा होगा, दैट्स अ ट्रूथ। ठीक है, इसे संस्कृत वर्ड ऑफ शूद्र माने बेसिकली जो मेहनत करके किसी के पास काम करते हैं। तो जो भी सैलरी कमाते हैं सब शूद्र है। हाँ, सब शूद्र है। जो ब्राह्मण होते हैं वो ज्ञान दे के कमाते हैं। ठीक है, एडवाइजर होता है जो जैसे आज के डेट में गवर्नमेंट का जो सलाहकार होते हैं, ठीक है, जो टीचर्स है नॉर्मली, यू कैन से दे आर ब्राह्मण्स। ठीक है, जो वार लड़ते हैं, जो आर्मी में है, ये लोग क्षत्रिय। ठीक है, ये सब कोई कास्ट क्रिटिसिज्म नहीं था। ये सब एक्चुअली वर्क के ऊपर डिपेंड करके कास्ट का एक कॉन्सेप्ट जो पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। ठीक है, बट क्या है ना, समाज को तोड़ने के लिए लोग प्रोपागेंडा बनाते हैं। चलो अलग बात। अब अगर आप सैलरी कमाते हो तो आपका टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेशन होगा सैलरी के थ्रू से, माने इनकम अंडर दी हेड सैलरी, जो मोटा मोटी सेक्शन 15 से लेके 17 के बीच में बोला गया। अब सुनने में 15, 16, 17, बट इसके अंदर बहुत सारा छोटा 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 17 के बहुत सारा पार्ट्स है। फिर आ जाता है सर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जो मोटा मोटी आपका सेक्शन 22 से लेके 27 तक का पूरा एरिया कवर करता है। ठीक है, तो ये हो जाता है हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी मैंने रेंटल इनकम। एक इंसान जॉब करके कमा सकता है, घर भाड़ा देके खा सकता है। तो जब घर भाड़ा देके खा रहा है, ये बहुत लोग है, स्पेशली द पीपल ऑफ सिटी या टाउन्स। ठीक है, जैसे कोलकाता में तुम देखोगे कि किसी भी घर में, बहुत सारे घर में देख रहे हो, लोग काम ही नहीं करता। क्या करता है ना, भाड़ा से चल रहा है उसका। ये जो आप लोग आगे रहते हो पीजी वगैरह में, तुम देखना उसके घर में कोई कुछ काम धंधा नहीं, वो पीजी के भाड़ा से ही उनका जिंदगी गुजर जाता है। एक फ्लैट, 3, 4 फ्लैट है, बना लिया, प्रोमोटर से बनवा दिया, एक में खुद रहता है, बाकी 4 घर भाड़ा पे दे दिया। अब एक एक घर से अगर 10-10 हजार करके भी एवरेज में आ जाता है, 40 हजार तो आ रहे हैं। काम करके क्या फायदा, है ना? सुबह उठो, टाई बांधो, कोट पहनो, ठीक है, बैग लो, बस में चढ़ो, पसीना में टपक टपक हो। ठीक है क्या, चलो यार बैठे बैठे 40 आता है। अब पॉइंट क्या है ना, इनको इनका माने इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है ना कि जैसे मानो कि कोलकाता में, जैसे ईस्टर्न इंडिया का बड़ा शहर है ये, आसपास में जो भी जॉब क्रिएट होता है मोटा मोटी जितना भी होता है कोलकाता ही करता है। क्योंकि पूरा ईस्टर्न इंडिया में इससे बड़ा सिटी तो और है नहीं। इसलिए कोई भी बड़ा कंपनी अगर अपना कंपनी खोलता है तो इधर खोलता है। जैसे ऐसा नहीं कि बाकी सिटी में नहीं है, क्या रांची में लोग नहीं रहते, बट वहां पर कम है, कम मैंने कंपेरेटिवली कम। जैसे आपके रोड के लम तो इंडस्ट्रियल सिटी है, तो वहां पर भी तो काफी लोग बाहर से जाते हैं, इधर से भी काफी लोग जाके उधर रहते हैं। तो उस तरह का जहां पर जिस तरह का सोर्स क्रिएट होता है, रेंटल इनकम का एक बहुत बड़ा सोर्स बन जाता है। इसलिए गवर्नमेंट ने रेंटल इनकम को एक अलग सोर्स ऑफ इनकम की तरह नजर दिया, क्योंकि ये इसमें बहुत लोग कमाता है। तीसरा एंड सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट, चाहे चाह के भी ना चाह के भी इंसान कमाता है, वो है पीजीबी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स इन बिजनेस एंड प्रोफेशंस। तो चाह के और ना चाह के मने, जैसे देखो आप लोग चार्टर्ड बन रहे हो, कॉस्ट अकाउंटेंट बन रहे हो, कंपनी सेक्रेटरी बन रहे हो, तो आप तो चाह के ही बन रहे हो। लॉयर बनोगे, डॉक्टर बनेगा, प्रोफेशनल्स, प्रोफेशनल चाह के ही बना जाता है। अच्छा, ना चाह के, चाहने का मतलब क्या है? जैसे बहुत सारे लोग ना बिजनेसमैन बनना चाहता है, बट बिजनेसमैन वो बन बने बेसिकली जॉब नहीं मिलता बोल के बाध्य होके बिजनेस करता है गुजारा करने के लिए। ये जो गुजारा करने के लिए जो लोग इस तरह का कर रहा है, बिजनेस तो अल्टीमेटली कर ही रहा है। जब कुछ नहीं मिला, जिंदगी भर सोचा सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी, कितना लोगों को मिल सकता है सरकारी नौकरी? 140 करोड़ की आबादी है,
आउट ऑफ 140 करोड़ अगर 70 करोड़ लोग भी पॉपुलेशन नौकरी करता है, ठीक है, जैसे इस बार 64 करोड़ वोटर ने वोट दिया, ठीक है, 64-70 करोड़ के आसपास का वोटर था टोटल। इससे पता लग रहा है कि हमारे देश में कितना मोटा मोटी वर्किंग क्लास लोग हैं। जितने लोग वोट डालते हैं वो वर्किंग क्लास है ना। तो 65-70 करोड़ का जो पॉपुलेशन है, ये 65-70 करोड़ में से कितना लोगों को गवर्नमेंट जॉब देता है? 5 करोड़ को भी देता होगा। 5 करोड़ का नौकरी है सरकारी के पास? हाँ, नहीं है। 1 करोड़ भी मुश्किल से। सबसे ज्यादा जॉब क्रिएशन तो रेलवे में है। चेक करके देखो रेलवे कितना जॉब क्रिएट किया है, वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है जॉब क्रिएशन कर, ठीक है। तो कितना होगा, मे भी 15-20 लाख जॉब है रेलवे के पास, ठीक है। ऑब्वियसली। अब उसको मालूम चल जाएगा इसके पास क्या नहीं, उसके पीछे को दौड़ाएगा। बर्थ सर्टिफिकेट का तो फिर वहां वही प्रिंसिपल साइन चाहिए जिससे हम पढ़े थे जब हम स्कूल में थे, जो मैं प्रिंसिपल उसका नहीं चाहिए। और वो मर गया तो, और वो मर गया तो पागल करता है। वैसे एक्चुअली ऐसे दौड़ाने का भी मतलब नहीं है, ये सब सरकारी जो आमला लोग बैठा है उधर, वो लोग बेसिकली मैनिपुलेट करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। माने जिसको तुम पावर दे दिया वो पावर का मैनिपुलेट करेगा, ठीक है। इस तरह का देखने को मिलता है। चलो दैट्स ए डिफरेंट, बट मैं कहना चाहता कि अब इतना सारा लोग जैसे बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में कितना सारे लोग सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं, है ना, बैंक, रेल, पीएससी इस तरह का। अब सबको तो मिलता नहीं है, तो जब जिसको मिला नहीं है, अगर किसी ने सोचा कि चलो प्राइवेट कर लेते हैं तो प्राइवेट में जॉब कर लिया। जिसको लगा कि नहीं मेरे को प्राइवेट जॉब भी ठीक नहीं लग रहा या मिल नहीं रहा है, तो एक ही उपाय है, अपना बिजनेस खोल लो, दुकान खोल लो अपना। क्या दुकान खोले? बंगाल में तो ममता दीदी सबको बोला है चौक का दुकान खोलने के लिए, बिहार में कुछ और बोला होगा, ठीक है, उड़ीसा में कुछ और बोला होगा, जो भी हो, ठीक है। अब उड़ीसा ने तो सरकार ही बदल दिया, ठीक है, फर्स्ट टाइम बीजेपी का सरकार बनेगा। हाँ, बीजेपी में कल लोकसभा विधानसभा। हाँ, बीजेपी नहीं आया, बाकी पूरा तो जीत गया, पूरा एकदम पूरा स्वीप कर दिया, बाकी पूरा उड़ीसा में स्वीप कर दिया। फर्स्ट टाइम बीजेपी इन उड़ीसा, स्टेट गवर्नमेंट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट, डबल इंजन गवर्नमेंट हो गया। ये मेरा बहुत दिन से इच्छा है कि बंगाल में भी एक डबल इंजन गवर्नमेंट मिले। डबल इंजन माने क्या, सेंट्रल में भी जो हो, स्टेट में भी हो। इससे क्या होता है ना, काम होता है, क्योंकि कोई भी चीज मैंने वो भी तुमको हेल्प करेगा ना कि भाई हमको देखा है, तो देगा तुम्हारे लिए प्रोजेक्ट सैंक्शन करेगा, पैसा देगा, काम होगा। अब उड़ीसा बहुत तरक्की करेगा, देख लेना। बीजेडी जो किया था उससे ज्यादा करेगा, ये मैं बता रहा हूँ। नहीं, ये देखो बात ये नहीं है, तुम सही बोले हो। बेसिकली देखो ये लास्ट 10 साल में जो चीज हुआ है ना, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है। अब जो भी सरकार में आता, अगर मोदी हार भी जाता, हारा नहीं वो अलग बात है, अगर हार भी जाता ना, अब जॉब क्रिएशन जो भी रहेगा वो करेगा। अब बुलेट ट्रेन बन रहा है, थोड़ी ना अभी नौकरी मिलेगा, बुलेट ट्रेन बनते बनते जितना हो सकता है मिलेगा, लेकिन जो स्टेबल नौकरी होता है वो तो बुलेट ट्रेन के बाद ही मिलेगा। जितना इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट चल रहा है, वो प्रोजेक्ट जब कंप्लीट होगा तभी ना तुम जॉब क्रिएट कर पाओगे, या प्रोजेक्ट चलते चलते कुछ जॉब क्रिएट हो जाएगा, है ना। प्रोजेक्ट चलते चलते थोड़ा बहुत होता है, प्रोजेक्ट कंप्लीट होने से पूरा होता है। अब ऑब्वियसली ना, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करोगे तो बेसिकली करंट गवर्नमेंट एक्चुअली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने में ज्यादा फोकस कर रहा है, क्योंकि इससे पहले किसी ने भी इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया। एक कंपनी खड़ा करने के आज जैसे कांग्रेस ने इतना बार बोला है कि हम जॉब क्रिएट करेंगे, जॉब क्रिएट करेंगे, बहुत बधाई हो, जॉब क्रिएट कर दो, लेकिन तुमने तो 55 साल राज किया देश में, तुम कितना जॉब क्रिएट? बीजेपी का सरकार तो 15 साल रहा है, वाजपेयी के टाइम पे 5 साल और मोदी जी का 10 साल, ये वाला फिर से 5 साल और होने वाला है, अगर होगा तो 20 साल होगा। लेकिन 75 साल में 55 साल तो तुम लोग का ही सरकार था। दैट्स ए वेरी सिंपल लॉजिक, मैं कोई भी डेटा मैनिपुलेट नहीं कर रहा। तो 55 साल में कांग्रेस ने कितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया होता तो फिर कंपनी में सबको नौकरी मिलता ना। अच्छा, मोदी पागल है क्या? मोदी इस बार जो कम वोट से मोदी का जो हालत हुआ है, क्यों कम क्यों आया है? क्योंकि वो नौकरी क्रिएट नहीं कर पाया, यही सबसे बड़ा रीजन है, ये एकदम सही बोला है।
जो कोई भी बोल रहा है सही बोल रहा है कि मोदी जॉब क्रिएट नहीं कर पाए। अरे जॉब क्रिएट करने के लिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करना पड़े। वो लास्ट 55 साल में कौन किया? उल्टा जितना सरकारी कंपनी था वो सब तो दिवालिया निकल गया सब। एयर इंडिया का हालत देखो, इतना बड़ा सरकारी कंपनी है ना, चला पाया? बैंक्स 15-16 बैंक था पब्लिक सेक्टर में, अभी अभी जाके बचा 8-9। तो बाकी बैंक का क्या हालत हुआ? क्या मोदी जानबूझ के सबको खत्म किया या कांग्रेस के जमाने से ही ये होके रखा था? 1991 के टाइम पे मनमोहन सिंह जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उसी टाइम पे एलपीजी कॉन्सेप्ट आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ये प्राइवेटाइजेशन का पॉलिसी बीजेपी लाया था कि कांग्रेस लाया था? मनमोहन सिंह किसका है? कांग्रेस का है ना? तो प्राइवेटाइजेशन कॉन्सेप्ट कांग्रेस ने लाया, कौन सा मोदी लाया प्राइवेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट? तो अगर प्राइवेटाइजेशन कॉन्सेप्ट लाना ही नहीं था तो फिर कांग्रेस प्राइवेट, मोदी जब कंपनीज को अदानी को दे रहा है चलाने के लिए, अंबानी को दे रहा है, तो पब्लिक मोदी से क्यों चिढ़ रहा है? मनमोहन सिंह से चिढ़ना चाहिए, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन का पॉलिसी तो पास हुआ था पार्लियामेंट में 91 में। Yes, sir. Economic किसको? अदानी को सब कुछ नहीं मिल रहा है सर, वो सिर्फ पोर्ट बनाने का मिल रहा है, आप लोग गलत सोच रहे हो। बाकी पोर्ट बनाने का बिजनेस बाकी लोग इतना दिन से, तो इंडियन पोर्ट सिस्टम इससे पहले इतना लोगों के पास था, किसी ने चला तो नहीं पाया। कुछ चीजें समझने लायक है सर, कोई पर्सनल रिश्तेदारी नहीं है, लीडरशिप का इश्यूज है। पोर्ट बिजनेस करना इतना आसान नहीं है। आज इंडिया का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ग्रोथ देखो तुम। मैं अदानी का फेवर में बात नहीं कर रहा, आप लोग मेरे को गलत मत समझ। आप लोग पढ़ा लिखा हो, बाकी लोग बहुत कुछ बोलता है। आप लोग आज से 15 साल पहले इंडिया का एक्सपोर्ट डेटा चेक करो, इंपोर्ट डेटा चेक करो, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए यू नीड प्रॉपर पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। Yes. तो 20 साल पहले इंडिया का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का तुम फिजिकल पॉलिसी का गैप चेक करो, और रिसेंटली इंडिया का फिजिकल पॉलिसी का गैप चेक करो, माने बेसिकली कितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, जिसको हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट या बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं। तो तुम अगर 20-25 साल पीछे कितना गैप क्रिएट करता था और आज इतना इंडिया का एक्सपोर्ट में कितना डेवलप हुआ है, ये तुम चेक करोगे तो तुमको समझ में आएगा कि कहाँ डिफरेंस हुआ। तो क्या पहले पोर्ट बनाने के लिए बिजनेसमैन नहीं था? क्या तब अदानी था बिजनेस करने के लिए? तो तब अदानी नहीं था तो वो बाकी जो लोग था वो लोग पोर्ट बिजनेस को छोड़ के क्यों भागा? और कांग्रेस ने ऐसे किसी को बिजनेस करने का, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का प्रॉपर सेटअप क्यों नहीं दे पाया? तो बाकी लोग छोड़ के क्यों गया? स्पेशल इकोनॉमिक जोन आप लोगों को पढ़ाया जाता है। अदानी का एक बिजनेस है जिसका नाम है अदानी एसीजेड, अदानी पोर्ट एंड एसीजेड, ठीक है? तो अदानी पोर्ट भी बनाता है, साथ में स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी बना रहा है, जहां पर इंडिया बाहर से प्रोडक्ट असेंबल करके लाता है, इंडिया में उसको सेट करता है और फिर फॉरेन को भेजता है, जिसमें इंडिया का रेवेन्यू डॉलर में आता है। तो पहले एसीजेड क्यों नहीं बनाया? देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चन। देखो राजनीति में आप किसी को फेवर कर सकते हो, आपका फैमिली किसी को फेवर कर सकता है, ये दूसरा चीज है। मैं किसी को पर्सनली पसंद करता हूँ तो मेरा बात तो आपको समझ में आ ही रहा है कि मैं किसको फेवर करता हूँ, लेकिन मैं अंधा फेवर नहीं करता सर। आज अगर मोदी जी के ऑपोजिट में अगर एक प्रॉपर माइंड सेटअप वाला लोग होता ना, तो एज ए इंडियन पब्लिक इससे ज्यादा खुशी का बात और कुछ नहीं हो सकता। Yes. लेकिन ऑपोजिशन में ऐसा कोई भी माइंड नहीं है जो ऐसा पॉलिसी क्रिएट कर सके और अपने पॉलिसी पे डटे रहे। और ऐसा सरकार भी तो चाहिए कि जो बोल रहे वो कर पाए। प्रॉब्लम है कि जैसे भी मिली जुली सरकार अगर बन जाए, कितना कर पाएगा ये लोग जो भी बोलेगा? क्योंकि ये तो सब मिला जुला बना रहेगा, और मिला जुला में तो कभी मेजोरिटी चाहिए ना डिसीजन मेकिंग। पाकिस्तान अटैक मारो, पाकिस्तान कभी बॉम्ब ब्लास्ट किया? करता ही है। चेक करो 2011, 12, 13, चेक करो कितने बार बॉम्बे ब्लास्ट हुआ है, कितना बार अजमल कसाब ने आके बॉम्बे में आके दर 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 करके आम जनता को उड़ा के देखे गया। ठीक है, अब मानो बॉम्ब ये लोग आतंकवादी आके हमला करेगा, राहुल गांधी फिर ममता दीदी को फोन करे, दीदी आप तो ऐलान से बोलो क्या करें, हम लोग कुछ करें कि छोड़ दें? देखो हम लोग भी बंदूक चला सकते हैं लेकिन बहुत खर्चा हो जाएगा, इससे अच्छा है तो किसी तरह से पकड़ने का कोशिश करते हैं, अगर पकड़ में आते हैं नहीं तो भूल जाते हैं। कितना अटैक का कितना बदला लिया है, और मोदी के जमाने में कितना अटैक हुआ है, आप बताओ मुझे।
मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि कितना, मतलब वही मैं बोल रहा हूँ कि ये जो पॉलिटिकल स्टैंड पॉइंट, कि मैं जो बोलता हूँ मैं वो करता हूँ, ये चीज पहले का कौन से सरकार ने बोला? पाकिस्तान आके हमको मार के गया, तुम सोचो, मेरा एकदम सिंपल डेटा है, वो हमारे घर पे आके हमको मारा, दिन दहाड़े पूरा महाराष्ट्र में आके एकदम तबाही मचा के देखे, क्या बदले में हम लोग क्या किए? यही चीज का इश्यूज है। अगर मोदी की जगह कुछ कोई दूसरे पार्टी का कोई ऐसा होता ना, मेरा मन करता भाई, खुश हो गया। पर वही तो मैं चाहता हूँ कि कोई आए तो जाए, आ तो नहीं रहा है। उल्टा पाकिस्तान तो यही सोच रहा है कि मेरे बात करने वाले लोग इंडिया में आ जाए। चलो इस बार तो पाकिस्तान का खुशी नहीं होगा, थोड़ा खुशी हो रहा था, थोड़ा बहुत, लेकिन खुशी परमानेंट नहीं हुआ, क्योंकि अल्टीमेटली तो मोदी ही रहेगा प्राइम मिनिस्टर। चाहिए सर, देश चलाने के लिए लीडर चाहिए, लीडरशिप इशू। ये बंगाल में इतना साल से, ममता ममता दीदी 15 साल से हम लोग कोशिश करें, डेमोक्रेटिक राइट क्या बोलते हैं सर, चेंज करें, अच्छा बात है क्या? हमको मोदी से कोई प्यार मोहब्बत नहीं है, 15 साल हो गया, एक पॉलिटिकल पार्टी जम के बैठा है, 34 साल से पीएम ने राज, ये किस तरह का डेमोक्रेसी है? इससे देश आगे बढ़ता है? और जैसे उड़ीसा में ये जो बीजेडी है इनका, ठीक है, बीजेडी का जैसे उड़ीसा ना, उनका पुश्तैनी हो चुका था, पुश्तैनी समझते हो, खानदानी बिजनेस हो चुका था। ऐसे नवीन पटनायक अच्छा इंसान, इसमें कोई डाउट नहीं, मैंने मच बेटर देन आवर सी, बहुत अच्छे इंसान है। बट क्या है ना, डेमोक्रेटिक राइट, उड़ीसा वो इंडिया का पहला डेमोक्रेसी है, आप लोगों को नहीं पता, कलिंग के नाम से उड़ीसा जाना जाता है। Yes. और इंडिया का पहला डेमोक्रेसी अगर रिसेंट हिस्ट्री में ढूंढोगे तो कलिंग ही सबसे पहला है। और कलिंग में डेमोक्रेसी कहाँ है? हर जगह में तो बीजेडी जीतता था। कितना साल हो गया बीजेडी का? 30 साल होने जा रहा था। चलो अच्छा है कि उड़ीसा ने समझा, नहीं, सिंपल बात है, चेंज करते रहो, 5-10 साल छोड़ छोड़ के चेंज करते रहो। अरे ये भी देगा, अरे वही तो ना सर, गरीब बनाने का एक आदत बना चुका है। वही तो, वही तो बंगाल में भी तो वही कर रहा है, तुम गरीब रहो, हम खिलाएंगे। एक्चुअली इसीलिए तो प्रॉब्लम है, तुम यही तो दिक्कत है, तुमको गरीब बनाना ही इनका कल्चर है। तुम गरीब रहोगे, ठीक है, तुम पढ़ पढ़ लिख लोगे ना तो मानोगे नहीं, ठीक है, पढ़ा लिखा हो जाएगा तो मानेगा नहीं, यही दिक्कत है, ये लोग चाहते नहीं है। ये उड़ीसा का भी सेम हालत है, बंगाल को धीरे धीरे वही हालत में बना जा रहा है। चलो अच्छा है उड़ीसा ने बदलाया, अब बीजेपी को भी 5-10 साल मौका दो, फिर बदलो। यही डेमोक्रेसी में डेवलपमेंट का सबसे बड़ा सिस्टम है। एनडीए में, हाँ, वो तो नीतीश कुमार रहेगा और टीडीपी रहेगा आंध्र प्रदेश का, तेलुगु देशम पार्टी, ये तीनों मिल मेनली है, बाकी और भी आदर्श है, मिला जुला के सरकार बनेगा। मेजोरिटी सीट 272 नहीं मिली, तो एनडीए पहले भी एनडीए गवर्नमेंट था, बीजेपी पहले मेजोरिटी था, पर फिर भी एनडीए में जो भी उनका शरीक था उनको पार्लियामेंट्री मिनिस्ट्री दिया था। ऐसा नहीं है मैंने जीता तो अहंकार से, ऐसा नहीं कि भूल नहीं किया, क्योंकि क्या है ना, उनको ये चीज पता है कि पॉलिटिक्स में कभी भी जरूरत पड़ सकता है, और वो दिन आ गया। जरूरत आ गया, अब अगर बाई चांस नीतीश कुमार और टीडीपी हट जाता है तो बीजेपी सरकार नहीं बन पाएगा, ठीक है, ठीक है, बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगी। चलो ठीक है। अब हम लोग जो इनकम टैक्स में पढ़ रहे थे कि पीजीबीपी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, जो भी हो। तो 3 सोर्स तो समझ में आ गया, सैलरी बोला मैंने, हाउस प्रॉपर्टी बोला, पीजीबीपी में बोला, और 2 सोर्स है कैपिटल गेन, जैसे मानो आपका जमीन है, जायदाद है, उसको बेच के, कैपिटल एसेट को बेच के आपको जो गेन होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल गेन इनकम, ठीक है, गोल्ड ज्वेलरीज एटसेट्रा, शेयर मार्केट का शेयर्स, सब कुछ उसमें आ जाता है। और ये चारों हेड्स में जो नहीं आता उसे हम लोग कहाँ डाल देते हैं? आदर्श सोर्स में, ठीक है।
कोई कहीं पर भी इनकम करो, गवर्नमेंट बोलते हैं हम इसको अदर सोर्स में डालते हैं, ठीक है। जैसे कि डिविडेंड इनकम, जैसे मानो आप क्या बोलते हैं, लॉटरी से कमा रहे हो, ठीक है, किसी तरह का क्विज कॉन्टेस्ट से कमा रहे हो, और बताओ क्या बोल रहा था, गिफ्ट से इनकम कर रहे हो, ठीक है, आपको गिफ्ट मिल रहा है, तो एक सर्टेन लेवल तक गिफ्ट तो छोड़ देता है, बट उसके बाद एक्स्ट्रा गिफ्ट मैंने गिफ्ट के नाम पे हमेशा लेते जाओगे तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो वो सब भी आधा सोर्स में रहेगा। मैंने बेसिकली देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग, जब आधा सोर्स पढ़ाएंगे तो बताऊंगा आपको। बेसिकली इतना समझो कि जो कहीं नहीं आता, जिसका कोई घर नहीं है, उसका एक घर है आधा सोर्स, ठीक है। आज थोड़ा पॉलिटिकल बातें हो ही जा रहा है, मैं चाह के भी। पहले स्टॉक मार्केट क्लास में आज स्टॉक मार्केट पढ़ाया 15 मिनट, बाकी पूरा 1 घंटा 15 मिनट सिर्फ राजनीति पे बात हुआ, ठीक है। एक्चुअली स्टॉक मार्केट में कल जो इम्पैक्ट हुआ है तो पूरा बीजेपी के कारण। जब जब इंडिया का सीट बढ़ रहा है, शेयर मार्केट बढ़ रहा है, जब जब इंडिया का सीट गिर रहा है, शेयर मार्केट गिर रहा है, ठीक है। कल एक जन 28,000 कमा के 35,000 लॉस कर दिया। 1700 प्लस, जो लोग कमाया था वो लोग लॉस में भी चला गया। तो मैं बोला था किसी किसी को, मौका देखते निकल जाओ। ये लोग नहीं निकला, क्यों नहीं निकला, क्योंकि कुछ लोग था जो फुल बीजेपी सपोर्टर था, ठीक है। उनको लगा कि बीजेपी एनडीए तो 300 पार जाएगा ही जाएगा। अगर एनडीए 300 पार जाता तो शेयर मार्केट नहीं गिरता, ठीक है। लेकिन एनडीए तो 300 पार कर ही नहीं पाया, तो 298 में एक बार दिखाया था हल्का सा झलक, ठीक है, तब मार्केट में थोड़ा सा जान आया था। लेकिन वो 298 में ज्यादा देर तक टिका नहीं, वो फिर से 290 292, एक आध बार तो 288 में भी आ गया था, 288 में। तब तो पूरा शेयर मार्केट तब भी 21,000 नीचे आ गया था, मैंने 20,000 में चला जाता और थोड़ा सा होता, ठीक है। तो जिन लोगों का लॉस हुआ है थोड़ा सा जाके एकदम, सर क्या हो गया, हम इसीलिए बोलते हैं सर, मार्केट इमोशंस को साइड में रख के मार्केट में आओ। तुम सोचो 35,000 प्रॉफिट दिख रहा है, 9,000 लगा के 35,000 एक दिन में, नहीं उसको लगा कि और बढ़ेगा, और सच में बढ़ता अगर बीजेपी आता बने और लेता तो। 1 मिनट में 6,000 का प्रॉफिट किया था, 1 मिनट 6,000 का प्रॉफिट करते ही उसको लगा कि रुक जाते हैं, क्योंकि मार्केट और बढ़ेगा, प्रीमियम और बढ़ेगा, और उसने वो जो ग्रीड उसको हुआ, फिर 29,000 6,000 के 35,000 प्रॉफिट। लेकिन अब उसके बाद जो जैसे जैसे बीजेपी का सीट गिरने लगा, ठीक है, और बीजेपी जैसे जैसे 272 से नीचे आने लगा, फिर और तो क्या, फिर उसका लॉस हो गया 25,000। ऊपर से उसका बात सुन के उसका दोस्त भी उसके पैसा लगा, ठीक है। अब उसको दुख ये लग रहा है कि अपना लॉस हुआ सर ठीक है, पर दोस्तों का भी लॉस हो गया, वो खराब लग रहा है उसको। इसलिए बोलते हैं एक चीज सीख मिला उसको, ठीक है, वो स्टॉक मार्केट में नया आया था, लेकिन जल्दी जल्दी सीखा, एक सीख मिला कि मार्केट में ग्रीड अच्छा है, ठीक है। अच्छा तुम 9,000 लगा के 35,000 कमा चुके हो, तुमको फिर तुम फिर भी तुम 18,000 में ही तुम निकल जाओ, तुम 35 में भी सोच रहे हो और बढ़ेगा। हाँ, ये यही चक्कर है, यही इसी को बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट, इसको लोभ बोलता है। मैं बोल रहा तुम लोभ किए, मैंने नहीं नहीं सर मैं लोभी नहीं हूँ, मैं बोली तुम नहीं सिर्फ लोभी नहीं है, बट वो जो मन में जो चला, ठीक है, और बीजेपी के प्रति टू मच लव यही डुबा दिया उसको। इतना प्यार भी नहीं करो किसी को, ठीक है, कि तुमको धोखा देगा तो फिर जान निकाल लेगा। अच्छा देखो, तो बेसिकली पीजीबीपी में, हाँ इलस्ट्रेशन में, मुझे याद है साइंटिफिक रिसर्च के बारे में बात करना है, सेक्शन 35। मैंने आप लोगों को इससे पहले क्या क्या पढ़ा है मैं एक बार बता देता शेयर नहीं। हूँ। ओ, इतना देर बाद बोल रहे थे तुम लोग, राजनीति का भाषण सुन रहे हैं। सर कल भी ऐसे ही हुआ, आप होते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, इंटरेस्ट लेते जा रहे हैं, उसमें राजनीति की बात नहीं करते, लेटर में पॉलिटिक्स की बात नहीं, आप जो भी एफएम के बारे में बता रहे थे, कैपिटल बजटिंग के बारे में जो है, अब हम लोग सुनने के तो पीछे होता है कि ध्यान ही रहा है स्क्रीन शेयर नहीं होना। अच्छा देखो, मैंने इससे पहले क्या क्या पढ़ा है मैं एक बार 2 मिनट बता देता हूँ। मैंने इससे पहले ये पढ़ाया कि ये जो फॉर्मेट है, बेसिकली पीएल में क्या होता है, बिजनेस पीजीबीपी का मेन चक्कर क्या है, ये सिर्फ स्टॉक मार्केट में, सॉरी
मेरा स्टॉक मार्केट माथा से नहीं जा रहा। पीजीबीपी का जो मेन चक्कर है, ये बेसिकली आप बिजनेस में जो अकाउंट्स बनाते हो, ठीक है। अच्छा, इवन आप लोग रिसेंटली मैम के पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्लास किए हो, Yes, sir. AS22, Yes, sir. हाँ, Accounting for taxes. अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस, उसमें भी सिमिलर काइंड ऑफ एडजस्टमेंट कराया मैम ने। And yes, हाँ मैंने हाँ मैंने डिफर्ड टैक्स एसेट्स, तो वो इसी के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। डिफर्ड टैक्स एसेट्स एंड डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी जो AS 22 में बोला गया है अकाउंटेंसी में, उसका कॉन्सेप्ट भी इसी से आता है, इसी से आता है। मैंने ये जो देख रहे हो ना फॉर्मेट, ये सब मैंने कॉपी में लिखा के रखा क्लास, ठीक है। आप लोग यहाँ से कॉपी मत करना, क्योंकि वहां पर मैं जब लिखाता हूँ ना, तो सिर्फ लिखाता नहीं हूँ, समझाता भी हूँ। एक एक लाइन का मतलब होता है, तो आप उसको लिखते हुए सुनते हुए चलोगे तो पढ़ाई हो जाएगा। आपको आप सिर्फ कॉपी करोगे ना, वो क्या होगा, कॉपी होके ही रह जाएगा। किताब में भी लिखा है, आपकी कॉपी में आएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप समझते हुए पढ़ोगे तो क्यों है फॉर्मेट समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस फॉर्मेट के थ्रू से एक्चुअली क्या किया जा रहा है, पीजीबीपी कहता है प्रॉफिट्स एंड गेन्स इन बिजनेस एंड प्रोफेशंस की एज पर अकाउंटिंग बिजनेसमैन क्या करता है, अपना अकाउंट्स बनाता है, जिसमें वो क्या बनाता है, अपना पीएल बनाता है। क्या बनाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अकाउंटेंसी में करते हो, हर बिजनेसमैन करते हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बेसिकली नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कैलकुलेट होता है। मैं मान के चलता हूँ प्रॉफिट चल, ठीक है, नेट प्रॉफिट एंड लॉस। अब पीजीपी भी बोलता है कि ये जो नेट प्रॉफिट एंड लॉस है, इसके साथ हमें कुछ एडजस्टमेंट करना है। क्यों? बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अकाउंटेंसी एंड टैक्सेशन। बहुत सारा हिसाब है जो अकाउंट्स में अलाउड है खर्चा, बट इनकम टैक्स वाले तुमको वो खर्चा अलाउ नहीं करते। जैसे मानो आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन करते हो, आप अकाउंट में उसको खर्चा दिखा सकते हो, बट पीजीपी वाले बोलते हैं कि नहीं, हम इसको अलाउ नहीं करेंगे। तुम कैपिटल गेन करते हो, ठीक है, कुछ, या कैपिटल लॉस करते हो, तुम बिजनेस पे ना उसको माइनस करके दिखाते हो कि ये तो मेरे को कैपिटल लॉस हो गया, तो मैं यहाँ पर दिखा दी। कई बार हम लोग पीएल में ऐसा करते हैं, ठीक है। लेकिन पीजी इनकम टैक्स वाले आपको बहुत सारा ऐसा खर्चा या बहुत सारा इनकम जो इधर अलाउ नहीं करता है, तो जो कोई भी अलाउ नहीं होता है उसको एडजस्ट करना पड़ता है। जैसे कि एक एग्जांपल पहले भी मैंने क्लास में लिख बताया, एक बहुत पॉपुलर है कि डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मैंने अकाउंटेंसी में जो डेप्रिसिएशन यूज करके अकाउंटेंसी में पीएल में एडजस्टमेंट किया गया है, वो डेप्रिसिएशन का वैल्यू इनकम टैक्स नहीं मानता। इनकम टैक्स अपना ही एक सेट ऑफ रूल्स बना के बैठा है, जिसको हम लोग ब्लॉक ऑफ एसेट में कैलकुलेट किए हैं पिछले क्लास में, ठीक है। वो ब्लॉक ऑफ एसेट में ये सिखाता है कि इसका कुछ ब्लॉक बना दिया, उसका अलग एक रेट चार्ट दे दिया, आपको बोलेगा कि आप इस रेट चार्ट और इस ब्लॉक के हिसाब से डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करके बताओ। तो नॉर्मली हमें क्या करना होता है कि जो नेट प्रॉफिट आपने बिजनेस से लेके आया, वो वाला डेटा आपको दे देता है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। पहला क्लास में ये क्वेश्चन भी सॉल्व करा दिया था। नेट प्रॉफिट एज पर पीएल दे देता है, और फिर उसके बाद जो डिप्रिसिएशन अपने अकाउंटेंसी में किया, वो वाला डिप्रिसिएशन को बोलता है एड बैक कर दो। मैंने बेसिकली ये जो पीएल का कैलकुलेशन है ना, ये बेसिकली पीएल कैलकुलेशन नहीं है, इट्स अ रेक्टिफिकेशन ऑफ पीएल, रेक्टिफिकेशन ऑफ पीएल एज पर इनकम टैक्स। इनकम टैक्स और अकाउंटेंसी में थोड़ा मिसमैच है, जिस मिसमैच के कारण ही आपका वो सेक्शन AS 22 में डिफर्ड टैक्स एसेट्स एंड डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होता है, और उसी के एडजस्टमेंट के बारे में आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में उसको पढ़ा है। इसलिए हर सब्जेक्ट्स बहुत कनेक्टेड है। हाँ हाँ, उधर कंप्लीट है, मुझे पता है, ठीक है। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि हर एक चैप्टर के साथ हर एक चैप्टर का कनेक्शन है, तो आप पढ़ाई करने के टाइम पे ना फोकस होके पढ़ो, नहीं तो इधर नहीं पढ़ोगे तो उधर नहीं समझ में आएगा, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट अकेला नहीं है, क्योंकि एक बिजनेस का क्यों अकेला क्यों नहीं है, क्यों, उसका भी कारण है। जैसे अकाउंटेंसी करने के बाद सरकार के पास टैक्स जाता है, तो अकाउंटेंसी भी आपका बिजनेस का पार्ट है और टैक्सेशन भी आपका बिजनेस का पार्ट है। टैक्स सरकार लेता है, अकाउंटेंसी आप अपने हिसाब के लिए करते हो। तो इसलिए अकाउंट्स और टैक्स में कनेक्शन है, पर उनके रूल्स रेगुलेशंस में थोड़ा डिफरेंस इसलिए है क्योंकि अकाउंटेंसी का डिपार्टमेंट अलग है, इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट अलग, सरकार का। ये लोग इंडिपेंडेंटली अपने आप को चलाता है। कोशिश करते हैं मैच करने का, बट जहां पर मैच नहीं होता वहां पर आपका मैंने प्रॉब्लम बढ़ता है। आपका प्रॉब्लम क्यों बढ़ता है? क्योंकि उनको एडजस्ट करने के लिए आपको कॉम्प्लेक्स चीजें सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। अब इनकम टैक्स से क्या होता है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रेवेन्यू मिलता है। सरकार जो कमाता है कहाँ से कमाता है, ये जो पूरा देश चलता है कहाँ से चलता है, इनकम टैक्स जीएसटी से ही चलता है। देश का टोटल रेवेन्यू का 60% पैसा टैक्सेशन से आता है। अब उसमें इनकम टैक्स में 15 से 16%, जीएसटी से 18 से 20%।
अभी तो हो गया आपका कॉर्पोरेट टैक्स है, वो भी डायरेक्ट टैक्स का एक पार्ट है। आप लोग फाइनल में पढ़ोगे कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स आता है ऑलमोस्ट 15 से 20%, तो करीब करीब 45-50% तो इधर ही हो गया। इसके अलावा कस्टम है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट टैक्सेस हैं, एक्साइज भी थोड़ा बहुत किसी किसी केस में लगता है, ठीक है, अदर टैक्सेस भी इधर उधर है। कुल मिला के 60%, तो 100 रुपये में से 60 तो सरकार टैक्स से कमाता है। तो तुम सोचो कि टैक्स को कमाने के लिए सरकार कुछ भी नियम बना सकता है। जब भी उसको लगे मेरा रोजगार कम हो जा रहा है वो सोचेगा, या फिर मानो कुछ गलत रोजगार के कारण उसका वोट बैंक में असर पड़ रहा है। जैसे राजस्थान में शेखावटी बोल के एक रीजन, ठीक है, जयपुर एंड आसपास के एरिया में, वहां पर बीजेपी को 14 सीट्स मिला है ओवरऑल राजस्थान में, जहां 25 सीट्स लास्ट टाइम मिला था, ठीक है। अब 25 में से इस बार 14 मिला है। ये जो 11 सीट बीजेपी को कम मिला है, इसके पीछे का रीजन क्या है जानते हो? शेखावटी रीजन में एक तबका का लोग है, बहुत बड़ा रीजन है, जयपुर एंड कनेक्टेड एरिया। वो रीजन का लोगों का मानना है कि मोदी जीएसटी ज्यादा लगा रहा है, ये उनका मानना है, जीएसटी के कारण उसके बिजनेस में प्रॉब्लम है। तो क्या कांग्रेस आएगा तो क्या जीएसटी के बिना बिजनेस करेगा, मैंने देश चलाएगा? बिग क्वेश्चन। क्या जीएसटी के बिना कांग्रेस देश चला सकता है? क्या देश को बढ़ाने के लिए, जॉब क्रिएट करने के लिए कहां से पैसा मिलेगा? ये जो राहुल गांधी एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट करके चिल्ला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, चिल्लाना चाहिए, बट अगेन सेम क्वेश्चन। ये मैं आपको बता रहा हूँ, राजस्थान के लोगों को समझना चाहिए कि जीएसटी वो नहीं घटा सकता, नहीं घटा सकता जीएसटी। अगर घटाएगा तो उसका अल्टीमेट इफेक्ट आपको के एम्प्लॉयमेंट में ही पड़ेगा, लेकिन लोग ये बात नहीं समझना चाहते। तुम एक तरफ कुछ करने जाओगे, दूसरा तरफ टूट जाएगा। इसलिए थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट पब्लिक को भी करना पड़ता है, लेकिन ये बात ना, मैं समझ सकता हूँ, आप समझ सकते हो, आम आदमी नहीं समझना चाहेगा। और इसके कारण 10 सीटें, 11 सीटें नहीं मिला। इवन सिक्कर डिस्ट्रिक्ट बोल के राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है शेखावटी रीजन में, वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी जीत गया था कल। मैं लास्ट रिजल्ट नहीं देखा, मैं देखा तो उसको 1.5 लाख वोट से वो लीड कर रहा था। सीपीएम, राजस्थान में सीपीएम, सोच सकते हो। केरल और पश्चिम बंगाल छोड़ के पूरा भारत में कहीं पर भी कम्युनिस्ट पार्टी टिकता नहीं है। तो उसमें पश्चिम बंगाल में लास्ट 10 साल से कम्युनिस्ट वाले को 0 सीट मिला है, 0। इस बार भी, कल भी कोई सीट नहीं मिला। केरल में 4 सीट मिला है, वो तो उसका गढ़ है। लेकिन राजस्थान जो बीजेपी आ रहा है, तो या तो कांग्रेस, वहां पर कम्युनिस्ट जीत रहा है, ठीक है। और एक ही रीजन से, इवन वहां पर मेरे कुछ रिलेटिव्स भी रहता है मैम के साइड से, ठीक है। मैम मारवाड़ी है ना सर, तो उसी रीजन का मैम का रिश्तेदार सब है। तो मैं उनसे बात बात कर रहा था, मैं क्या रहे, वो मेरे को एक्चुअली टीज करके लिख रहा था, क्या भैया 400 पार हो गया? ठीक है, मजा ले रहा था कल मेरा, ठीक है। तो मैं बोला भाई 400 पार तो नहीं हुआ, पर सरकार तो तुम लोग जिसको नहीं चाहते वही करेगा, ठीक है, जैसे नॉर्मली होता है, ठीक है। तो मैं बोला क्या कांग्रेस आएगा तो जीएसटी चार्ज तुमसे नहीं करेगा, ठीक है, और कुछ लिखा नहीं, चला गया। मेडिकल टेस्ट स्पीच में बोल रहा है कि स्पीच में मोदी के खिलाफ बोल रहा है कि मोदी सरकार पार्टी से कर रहा है, वो जीएसटी क्यों बढ़ा रहा है, जैसे तो स्पीच दे रहा है। अरविंद केजरीवाल का तो बात छोड़ ही दो सर, दिल्ली में एक सीट नहीं मिला आपको, दिल्ली में पूरा स्वीप कर दिया, सातों का सातों सीट बीजेपी जीता। 7 सीट से जीती बीजेपी दिल्ली में, 7 का 7 सीट ही बीजेपी लेकर गया, अरविंद केजरीवाल को एक भी नहीं मिला। खत्म, खत्म, दिल्ली में तो खत्म। पंजाब में मिला है, 3 सीट मिला है, पंजाब में ज्यादातर कांग्रेस को मिला है। चलो अलग बात है, बट पॉइंट टू बी नोटेड कि जीएसटी कितना फैक्ट बन रहा है कि वोट बैंक में असर पड़ रहा है। आज जो बीजेपी हारा है, हरियाणा में नहीं मिला, हरियाणा में तो मोदी को शो तक करने नहीं दिया, ठीक है। तो हरियाणा हिंदुओं का गढ़ है। नहीं करने दिया। राजस्थान में ऐसा हालत है। उत्तर प्रदेश का तो बात ही छोड़ो, तो पूरा वो उत्तर प्रदेश ही डुबाया बीजेपी को, ठीक है। जहां 70 सीट मिलना चाहिए था, वहां 33 सीट्स मिला है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग, लेकिन मैं कहना यह चाहता हूँ कि एक टैक्स पॉलिसी, एक टैक्सेशन पॉलिसी तुम्हारा पूरा वोट बैंक को खराब कर सकता है। अब देखो क्या करोगे, टैक्स चार्ज करोगे कि बिना टैक्स का ही सरकार चलाओगे? सोचने वाली बात है। नहीं सर, नॉट जी, कोई भी टैक्स अगर प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो तो दाम बढ़ेगा, दाम बढ़ेगा 100%। क्या है, जीएसटी से पहले प्रोडक्ट का दाम इसलिए कम होता था क्योंकि उसमें सरकार के घर में रेवेन्यू नहीं पहुंचता था। जो बंदा बिजनेस करता था वो कच्चा चालान में बिजनेस करता था,
ऐसे मान की मेरा बड़ा बाजार में बिजनेस है, तू उड़ीसा से आया यहाँ से सामान खरीदने, मान तू वहां पर बड़ा दुकान चलाता है, तू मेरे पास हर महीने लाखों का सामान लेके जाता है, 10 लाख 20 लाख का, जिसमें सरकार को मेरे को वैट या सीएसटी देना होता है, अगर प्रॉपरली दिया जाए तो 12% 14%, ठीक है। अब तेरा 10 लाख पे 12% मैंने 1,20,000 टका मेरे को सरकार के घर में जमा करना चाहिए था, बट पुराने का बात कर रहा हूँ, जीएसटी से पहले, ठीक है। अब वैट या उस टाइम पे क्या प्रॉब्लम था कि कच्चा चालान चलता था, मान की उसने आया मेरे को बोला बिना जीएसटी का बना, ठीक है, तो मैं बिना जीएसटी का बना दिया। अब मैं तुमको बोलता हूँ देखो ट्रांसपोर्ट में पकड़ेगा तो मेरे को नहीं पता, तो तुम ट्रांसपोर्ट वाले के साथ भी सेटिंग कर लिया, मेरे को पता है क्योंकि मेरे फैमिली में ट्रांसपोर्टिंग का काम है, ठीक है। ऐसे कितना बार हम लोगों का गाड़ी पकड़ पकड़ के रखता है सेल टैक्स वाले, बिना मैंने कच्चा चालान वाला गाड़ी के लिए पूरा गाड़ी खाली कर देता है बीच रास्ते में, जानते हो। और गाड़ी नहीं पहुंचता है तो दुकानदार आके हम लोगों को गाली गलौज करता है, बहुत मुश्किल होता है। अब एक तो कच्चा चालान में क्या क्या प्रॉब्लम है, गाड़ी रुक जाता है रास्ते में, सरकार को रेवेन्यू नहीं मिलता, अब फिर देश चलाने के लिए उसको पैसा कहाँ से मिलेगा, भीख मांगेगा पाकिस्तान की तरह वर्ल्ड बैंक के पास। तो उसमें क्या होता है, डुप्लीकेसी चलता था, इसलिए प्रोडक्ट का दाम कम होता था। आम आदमी को सुविधा है क्योंकि उसको कोई भी चीज सस्ता में मिलेगा, सस्ता माने क्योंकि बिना टैक्स का, मानो ये सामान लेके जा रहा है बिना टैक्स का, बेचेगा भी बिना टैक्स का, खत्म काम खत्म, पैसा किस ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट को जोड़ेगा। और जब टैक्स लगेगा सीजीएसटी एसजीएसटी करके अल्टीमेट कस्टमर को ही तो देना पड़ता है। देश को तरक्की चाहिए तो टैक्स तो लगाना पड़े, लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई हम गरीब हैं हमें भीख दे दे के चलाओ, हमको कोई बढ़ोतरी नहीं चाहिए, देश का इकोनॉमी का डेवलपमेंट नहीं चाहिए, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं चाहिए, प्रोफेशनल डेवलपमेंट कुछ भी नहीं चाहिए, हम एक गरीब देश होकर बनना चाहते हैं जैसे 90s के टाइम पे था, अगर ऐसा देश चाहते हैं तो सब हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल लॉजिक, समझे सर। चलो, राजनीति टैक्सेशन जुड़ा हुआ चीज है, इग्नोर तो नहीं कर सकते, कभी कभी बोल देता हूँ, ठीक है। आज का एक टॉपिक होगा सर, ये सब फॉर्मेट वगैरह एक बार जिनका मिस है कर लीजिएगा, 2-3 क्लास ही हुआ है। लास्ट क्लास में डिप्रिसिएशन रिलेटेड सारा टॉपिक मैंने कवर किया था, कि डिप्रिसिएशन का कैलकुलेशंस कैसे करना पड़ता है, अगर आपको एग्जाम में ना सीधा ब्लॉक ऑफ एसेट दे देता है, ठीक है, इस तरह का ब्लॉक ऑफ एसेट्स, कितना तरह का ब्लॉक है देख, ठीक है, बिल्डिंग का अलग ब्लॉक है, प्लांट मशीनरी का अलग ब्लॉक है, फर्नीचर फिटिंग्स का अलग ब्लॉक है, हर तरह का ब्लॉक है, सबका रेट ऑफ डिप्रिसिएशन भी अलग है। तो लास्ट दिन ये सब क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया। तो आज का क्या डिस्कशन, ये क्वेश्चन हो गया था रे, ये वाला ये था ना, इसके बारे में बात हुआ था, बात हो चुका था, बात तो कर लिए थे, साइंटिफिक रिसर्च में बात, इसका मतलब हो गया था, अच्छा ये हो गया था क्वेश्चन, इसी को करना था, चलो ठीक है। चलो सीधा इलस्ट्रेशन को पढ़ते हैं और बात को समझने का कोशिश करते हैं, देखो। और जो लोग प्रोविजन क्लास क्लास में नहीं पढ़े हो मैं उनको पढ़ा देता हूँ प्रोविजन। मिस्टर ए furnishes the following particulars, एग्जाम्पल देखो, एक तू ना किताब बाद में देखी पढ़, ठीक है। मिस्टर ए furnishes the following particulars, previous year 23-24, compute the deduction allowable under section 35 for assessment year 24-25 while computing his income under the head PGBP if he is paying tax under default tax regime under section 115 BSE and if he has exercised the options of shifting out of the default tax regime provided under section 115 रिसेंटली। ये 115 बीएससी और 115 बीएससी यूज ना करने के पीछे भी सरकार हम लोगों को एक प्रॉब्लम में डाल दिया, बट यही प्रॉब्लम है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट को कॉस्ट अकाउंटेंट को सुविधा करता है। जितना टैक्स सिस्टम कॉम्प्लेक्स बनेगा आप लोगों का रोजगार बढ़ेगा, ये जितना इजी होगा ये सीएसईएम वालों के लिए सीएस वालों के लिए दिक्कत होगी। हर चीज का एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चीज है, ऐसे अभी सिस्टम क्या है ना कॉम्प्लेक्स है, आम आदमी के समझ के परे है, तो जो जब भी प्रोविजन आम आदमी के समझ के बाहर होगा, ठीक है, वो भागा भागा आपके पास आएगा, आप उनको कंसल्ट करोगे, अपना चार्ज लोगे, अपना फैमिली चलाओगे और अपना पैसा कमाओगे।
लेकिन अगर यही चीज, जैसे कभी कभी ये बात चलता है कि टैक्स सिस्टम को सिंप्लीफाइड करते हैं, तो अगर सिस्टम सिंप्लीफाइड हो जाएगा तो तुम्हें क्या लगता है प्रैक्टिशनर को ऊपर तो प्रॉब्लम आएगा ना, क्योंकि अगर सिंप्लीफाइड हो जाएगा तो पब्लिक खुद ही कर लेगा। जैसे आजकल जो लोग सैलरीड पर्सन होते हैं वो लोग अपना टैक्स फाइलिंग खुद कर लेता है, लेकिन पुराने जमाने में सैलरीड पर्सन भी टैक्स फाइलिंग करने के लिए चार्टर्ड प्रैक्टिसिंग सीए के पास जाके ही करता था। बट आजकल काफी सारे लोग, जो लोग मोटा मोटी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है और वो सैलरी कमाता है, वो अपना टैक्स फाइलिंग खुद ही कर लेता है। क्यों? क्योंकि आजकल रिटर्न फाइलिंग कॉम्पेरेटिवली पहले से सिंप्लीफाई हुआ है, स्पेशली इफ यू आर अ सैलरीड पर्सन। क्यों? सैलरीड पर्सन का सारा डेटा तो गवर्नमेंट के पास अवेलेबल होता है ना। पीजीबीपी या कैपिटल गेन ये सब में थोड़ा दिक्कत हो, लेकिन सैलरीड पर्सन का तो डेटा अवेलेबल है। फॉर्म 16 में उनका सारा डिटेल्स रहता है, वो फॉर्म 16 को अपलोड कर दो, गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली ऑटो मैनिपुलेट कर देगा, उन्हें ऑटो पॉपुलेट कर देगा, और फिर आपका क्या टैक्स लायबिलिटी होता है वो दिखा देगा। फिर जैसे दिखा देता है आप बस पुट करो, पेमेंट करो, पेमेंट करो, फॉर्म सबमिट करो, हो गया। हाँ, जिसका थोड़ा कॉम्प्लेक्स इनकम है, मानो मैं सैलरी भी कमाता हूँ, मेरा थोड़ा बहुत बिजनेस भी है, मैं थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी से भी रेंटल कमाता हूँ, मेरा ना जमीन जायदाद भी है, वहां से भी मेरे को पैसा आ जाता है, ठीक है, मेरा कुछ अदर सोर्स से भी आता है, बैंक अकाउंट में हिट करता है, जब भी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा फिर आप वो भागा भागा आपके पास आएगा। ठीक है, जितना ऑब्वियसली हर एक चार्ट के पास कितना था है 3000 थोड़ी है। नहीं, पूरा नहीं आएगा। अगर अगर 10% तब भी तुम्हारा जिंदगी सवर जाएगा सर, ठीक है, तब भी तुम्हारा जिंदगी, क्योंकि उनका एवरी मंथ में जीएसटी फाइलिंग, ठीक है, एवरी ईयर इनकम टैक्स फाइलिंग, ऑडिटिंग करवाना, अकाउंट्स मेंटेन करना, फाइनेंशियल एडवाइजरी करना, कितना काम करते रहो। समझ रहे हैं? हाँ, उम्र निकल जाए, समझा करो सर, अपॉर्चुनिटी समझा। चलो देखो, तो मिस्टर ए फर्निशेस द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। मिस्टर ए कौन है? ऐसा ही कोई बंदा जो आपके पास आया है अपना डिटेल्स लेके। तो मिस्टर ए furnishes the following particulars for previous year 23-24, compute the deduction allowable under section 35, और वो कुछ को कुछ डिडक्शंस देना है सेक्शन 35 में, जो बेसिकली साइंटिफिक रिसर्च रिलेटेड मैटर में होता है। जैसे यहाँ पर दो चीज बोला है, एक 115 बीएससी बोला है। 115 बीएससी क्या है? बोलो सर, 115 बीएससी क्या है? इसमें क्या सुविधा देता है? क्या? टैक्स रेट कम है सर, टैक्स रेट कम है, दिखाया था सर पहले भी। इनकम टैक्स का ई फाइलिंग के साइड में चलेगा, ठीक है, ये ओरिजिनल गवर्नमेंट का साइड में लेके गया सर, जिसके थ्रू से रिटर्न फाइलिंग होता है। यहाँ जाके क्लिक करो इंडिविजुअल्स पे, सैलरी में भी क्लिक कर सकते हो, पीजीपीबी में भी क्लिक कर सकते हो, दिख रहा है ना? फिर यहाँ पर टैक्स स्लैब्स में चले जाओ। कहाँ? टैक्स स्लैब्स, थोड़ा सा नीचे आओ, कौन सा फॉर्म लगता है दिखा दे आप। ठीक है, ये सब फॉर्म का चैप्टर आएगा सर, ठीक है। ये देखो फॉर्म 16 है, बोला ना अभी, सैलरी के बारे में मांगता है, 26 एज भी है, ये सब आगे आगे समझाऊंगा सर। फिलहाल आपको मैं लेके चलता हूँ टैक्स रेट। टैक्स रेट ये वाला वेबसाइट कौन बनाता है जानते हो? इसको मेंटेन करता है इन्फोसिस, ठीक है, इसको मेंटेन करता है इन्फोसिस। कोई बात नहीं सर, मेरे को पता था बताया, बाकी आप लोग बाद में रिसर्च सर्वे कर लेना, ठीक है। सॉफ्टवेयर का काम होता है सॉफ्टवेयर कंपनी को डेवलप करना, बाकी फाइनेंस का काम होता है उसके लिए सरकार के घर में रेवेन्यू पहुंचे उसके लिए काम करना। जैसे ये देखो सर, ये क्या लिखा है, न्यू टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 115 बीएससी। अगर आप 115 बीएससी यूज करोगे तो आपका टैक्स रेट में बचत है, क्या है? सेविंग्स है। अप टू 2.5 लाख नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख 5%। हाँ, मैं दिखा क्यों रहा हूँ, वही तो दिखा रहा हूँ सर। ये 115 बीएससी है और ये ओल्ड टैक्स है। ओल्ड टैक्स में आपका टैक्स का रेट देखो, अप टू 2.5 लाख तक हमारे देश में किसी का कुछ भी इनकम हो, क्या है? नील। सरकार को कोई टैक्स नहीं देना है अगर आप ओल्ड टैक्स सिस्टम फॉलो कर रहे हो।
सर ओल्ड है तो फिर क्यों फॉलो करते हैं? सर ओल्ड है तो क्या हुआ, एक्टिव है, ठीक है, एक्टिव है, इसको अभी तक हटाया नहीं। सर अभी मुझे लग भी नहीं रहा हटाएगा, क्योंकि अभी बजट आने वाला है बहुत जल्दी। 9 तारीख को सरकार बनेगा, 9 तारीख को सरकार बनेगा, जून जुलाई के स्टार्टिंग में ही आएगा सरकार बनेगा, मिनिस्ट्री फॉर्म होगा, मिनिस्ट्री फॉर्म होने के बाद किसको फाइनेंस मिनिस्ट्री जाता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है मोदी प्राइम मिनिस्टर रहेगा कि नहीं रहेगा। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग, मोदी के हटा के दूसरा इंडिया किसी और को भी बना सकता है, ठीक है, क्योंकि मोदी का एज भी 75 होने जा रहा है। उसके बाद नॉर्मली प्राइम मिनिस्टरशिप पे कुछ एज का लिमिट है, ठीक है। तो अगर मोदी को हटा के किसी और को लीडरशिप दे देता है, ये भी देखने वाला बात है, लेकिन हाँ हो सकता है कि 2 साल अभी मोदी भी रह सकता है, इट्स ऑल डिपेंड्स। तो मिनिस्ट्री चेंज होगा, पूरा रिसफल हो सकता है, ठीक है। अब देखो क्या करता है मिनिस्ट्री ऑफ, अमित शाह को हटाना नहीं चाहिए, मेरा पर्सनल मानना है, ठीक है, वो जब तक यार डरा हुआ है पाकिस्तान चाइना लोग नहीं वो दमदार लोग हैं सर होम मिनिस्ट्री के लिए। अब पॉइंट है कि अगर फिनेंस मिनिस्ट्री जिसको भी जाएगा वो डिसाइड करेगा कि टैक्स स्लैब में कुछ बदलाव लेना है कि नहीं लेना है। फिर उनका टीम ऑफ पूरा इंडियन रेवेन्यू ऑफिसर्स है, आईआरएस वाले जो लोग यूपीएससी क्रैक करके जाता है, इनका पूरा टीम उसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बैठेगा। अब सारा काम थोड़ी ना मोदी जी करता है, ये मतलब इट्स नॉट पॉसिबल ईच एंड एवरी चीजों पे आप माथा लगा लो, ठीक है। तो वो मिनिस्ट्री जिसका काम है वो करेगा, ठीक है। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री और टीम ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स जो 10 साल 15 साल 25 साल 30 साल से सरकार के लिए काम करता है, कभी कांग्रेस के साथ काम करता है, कभी बीजेपी के साथ काम करता है, उनका कोई ऐसा पार्टी के साथ लेना देना नहीं है। अब ये लोग पूरा टीम बिठा के डिसाइड करता है कि क्या करना चाहिए। जैसे लास्ट बार ये लोग डिसाइड किया लास्ट ईयर में कि भाई ओल्ड को भी रखते हैं न्यू भी रखते हैं। क्यों? क्योंकि न्यू देने के पीछे इनका लॉजिक ये था कि अप टू 3 लाख तक डील कर, इसमें 2.5 लाख था, इसमें 3 लाख, 50,000 एक्स्ट्रा लिमिट दे दी। मैंने अगर आप 3 लाख तक भी इनकम करते हो, आपको सरकार के घर में रिटर्न फाइलिंग करने का जरूरत नहीं, कुछ भी बताने का जरूरत नहीं। नहीं, 3 लाख तक इन रिटर्न फाइल करना भी जरूरी नहीं है। जो एग्जेम्प्टेड है उनके लिए 2.5 लाख तक इनकम भी कोई रिटर्न फाइल नहीं करना है। न्यू रूल में 3 लाख तक कोई जरूरत नहीं। सालाना 3 लाख कमाओगे, सरकार को बताने का जरूरत ही नहीं है तुम कमाते हो कितना कमाते हो, कुछ नहीं बताना, नहीं मैंडेटरी नहीं, वॉलेंटरी है, कर सकते हो, मना नहीं है। लेकिन तब 3 लाख के नीचे तो रिटर्न फाइल नहीं करेगा, आपको 3 लाख से थोड़ा ज्यादा इनकम दिखा के रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। सर फिर क्यों करे, है ना, करने से कुछ सुविधा मिलता है। जैसे कि ये सब रियल लाइफ प्रॉब्लम है, आप बैंक में जाते हो लोन लेने के लिए, आपका सैलरी इनकम नहीं है, बिजनेस इनकम है, या फिर आप हाउस प्रॉपर्टी से कमाते हो, सरकार को बोल रहे हो हमको लोन चाहिए, बैंक को बोल रहे हो लोन चाहिए, आई नीड अ लोन ऑफ 10 लाख रुपीज, तो बैंक बोलते हैं कि इनकम का प्रूफ लेके आओ। अब सैलरी नहीं करते तो इनकम का प्रूफ कहाँ से लेके आओगे? तो बोलेगा कि रिटर्न फाइलिंग है क्या? तो बोलते हैं 2 से 3 साल का रिटर्न फाइलिंग चाहिए, कम से कम नील रिटर्न ही फाइल करो, सरकार के घर में टैक्स देने का जरूरत नहीं है। लेकिन अब एनुअली 3 लाख 3.5 लाख 4 लाख आपके घर में आता है, इसका एक प्रूफ चाहिए होता है, किस बेसिस में एक बैंक तुमको लोन देगा। तो इसलिए कई बार वॉलेंटरी रिटर्न फाइल भी करना जरूरी हो जाता है। और आपके पास आएगा बंदा जिनका रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी नहीं है, उनको लोन चाहिए होगा, वो आपके पास आएगा, आके बोलेगा कि सर मेरे को रिटर्न फाइल करके दो 3 साल का। अब 3 साल तो पुराना बैकडेट में आजकल और नहीं होता है, एक जमाने में लोग डुप्लीकेसी करके करता था, अभी और नहीं होता है, ठीक है। तो अभी पूरा तुमको रिटर्न फाइल करके देना है, बदले में तुम अपना जो भी एक्सपर्टीज चार्ज है वो चार्ज ले लेना, और वो बंदा अपना 3 साल का फाइल बना के, जो सोच रहे 3 साल से कि मेरे को लोन चाहिए लोन चाहिए, अब वो बैंक के पास दरवाजा खटखटाएगा, अब बैंक बोलेगा ठीक है आपका लोन मैं पास करा दूं। कुछ समझ में आ रहा है सर? बहुत सारा चीजें हैं, सुन सुन के आपका माथा खराब हो जाएगा और मेरा भी मुंह खराब हो जाएगा। तो अप टू 2.5 लाख नील, इधर अप टू 3 लाख नील, बेनिफिट दिया। इधर 2.5 से 5 लाख 5%, मैंने 2.5 लाख का 5% मैंने 12,500 टका, मैंने 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में करने से अगर मानो आपका 5 लाख तक इनकम होता है, तो मैक्सिमम टैक्स कितना भरोगे? 12,500। नहीं समझे कैसे आया? 2.5 लाख से 5 लाख का डिफरेंस क्रिएट करो, कितना होता है? 2.5 लाख, 2.5 लाख पे 5% लगाओ, कितना होगा? 12,500।
5 लाख से 10 लाख का इनकम होगा तो इधर कितना है 12,500 तो देना ही है, उसके साथ 20% जोड़ना है। माने 5 से 10 लाख कितना हुआ 5 लाख, 5 लाख का 20% कितना होता है 1 लाख, माने 12,500 प्लस 1 लाख कितना हो गया 1,12,500 टोटल। अगर आपका इनकम 10 लाख के ऊपर जाएगा तो सरकार के घर में 1,12,500 तो आएगा ही, इसके साथ इसका 10 लाख के ऊपर जितना जाएगा, मानो 12 लाख जाता है आपका से फॉर एग्जाम्पल, तो 2 लाख पे 30% कितना होगा 60,000। तो 1,12,500 प्लस 60,000 कितना हो जाएगा 1,72,000। ये ओल्ड टैक्स सिस्टम। अगर अब लेकिन इसमें देखो आप अप टू 3 लाख नहीं, 3 लाख से 6 लाख 5%, माने 3 लाख पे 5% कितना हो जाएगा, माने 3 लाख से 6 लाख, 3 लाख पे 5% माने 5% अब 3 लाख। अब 3 लाख के ऊपर जितना करोगे, अगर 6 लाख तक कमाते हो तो 3 लाख का डिफरेंस है, तो 3 लाख का 5% माने 15,000। 15,000 टैक्स कब देना पड़ा, जब आपका इनकम 6 लाख हुआ। 6 लाख से 9 लाख, इस बार स्लैब देखो, यहाँ पर 5 के बाद सीधा 20 था, इधर 5% के बाद सीधा 20% था। अब इसमें तुमको क्या सुविधा दिया 10% का स्लैब दिया। 6 लाख से 9 लाख का गैप दिया, उधर 5 से 10 में जाना पड़ रहा था, इधर 1 लाख कम दिया। तो 6 लाख से 9 लाख माने अगेन 3 लाख का डिफरेंस, 3 लाख पे 10%, 15,000 जो था वो तो आएगा ही, पहले वाला स्लैब आएगा, अगेन 10% ऐड करो तो कितना होता है 30,000। कितना हो गया 45,000। अगर आपका इनकम 9 लाख तक होता है तो सरकार के घर में कितना जा रहा है 45,000। सोचो कि अगर पुराना रेट में होते तो आपका टैक्स कितना हो जाता, 5 लाख से 9 लाख के बीच में रहता, तो अगर आपका 9 लाख होता तो 12,500 तो देना ही पड़ता, और इधर 5 से 10 लाख की जगह 9 लाख कर दो इसको, 4 लाख पे 20%, 80,000। तो 12,500 भी देना था और 80,000 भी देना था, कितना हो जाएगा 1,92,500। न्यू टैक्स में 9 लाख तक इनकम में कितना देना पड़ रहा है 45,000, आधा 50% हो गया ना, आधा हो गया पूरा टैक्स लायबिलिटी। कुछ समझ में आ रहा है, यही तुम जितना स्लैब बढ़ते जाओगे, इधर देखो 20% 30% में खत्म, इधर 5 10 15 20 देन 30 और 15 लाख तक का लिमिट दिया मैंने, अब 15 लाख मैंने अप टू 15 लाख एक रेट है, उसके बाद जितना भी होगा 30%। फिर सरचार्ज का अलग कॉन्सेप्ट है, उसमें बाद में आएंगे सर, एक साथ सब खिचड़ी नहीं पकाना है। यही सब बात मैं एक्चुअली बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स में बात करता हूँ, ये जो बेसिक का क्लास है उसमें ही सब बातचीत होता है, ठीक है। अब आप लोगों में से किसी किसी का बेसिक का क्लास मिस भी था, इसलिए मैंने थोड़ा सा बात कहा, ठीक है। इसलिए बेसिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिक से ही तुमको पता चलेगा कि 115 बीएससी, ये जो बार बार क्वेश्चन के अंदर एक बार 115 बीएससी फॉलो करना है और एक बार 115 बीएससी फॉलो नहीं करना है, ये जो माथा खराब करके रखा है, क्यों, क्योंकि दोनों में टैक्स स्लैब अलग अलग। हाँ बीएससी वाला न्यू है, और जो जब भी आपको बोलेगा शिफ्टिंग आउट ऑफ 115 बीएससी, इसका मतलब है कि वो ओल्ड में जाना है। लेकिन ओल्ड में कुछ सुविधा मिलता है, चैप्टर का कुछ अंदर का डिडक्शन होता है वो ओल्ड में दिया जाता है। 80C से 80U का कुछ सेक्शंस है जहां पर आपको डिडक्शन अवेलेबल होता है इन ओल्ड, न्यू में ऐसा डिडक्शन अवेलेबल ऑलमोस्ट ना के बराबर। इसलिए हर एक चैप्टर में आपको ये पता होना चाहिए कि 115 बीएससी में क्या डिडक्शन मिलेगा और क्या डिडक्शन नहीं मिलेगा। कॉम्प्लेक्स है ना सर बातें, कॉम्प्लेक्स क्यों, पब्लिक को सुविधा देने के लिए सरकार डिफरेंट रूल बना दिया। अब पब्लिक अपने अपने सुविधा के हिसाब से आ जाएगा, पब्लिक अपने अपने सुविधा के लिए आएगा। आपको दिक्कत तब हो रहा है पढ़ाई के टाइम, बट जब आप प्रैक्टिस करोगे यही आपका मजा है। पढ़ाई करने में मजा नहीं है, प्रैक्टिस करने में मजा है, क्योंकि पब्लिक को इतना सारा बात समझ में नहीं आएगा। और ऐसे भी लोग क्या होता है ना, थोड़ा डर फैला के रखता है पब्लिक के मन में, ये तुम 115 बीसी नहीं कर रहे हैं गड़बड़ हो जाएगा, तुम बस एक बार डर फैला दो उनके मन में, ठीक है। अगर कोई इनकम टैक्स फाइल नहीं कर रहा है ना, तो बस खबर बोल दो इनकम टैक्स फाइल नहीं कर रहे, कभी भी रेट पड़ सकता है, पता है हमारे पाड़ा में गिरा है, फिर जितना है ना पूरा 78% लेके जाएगा। तुम बस इतना बोल दो, तो कोई खराब नहीं है, ये डर अच्छा है।
क्योंकि तुम देश हित में काम करो। ये डर अच्छा है। अगर तुम ऐसे, मेरे को ना बहुत सारा दोस्त लोग बोलता है ये, ऐसे मैं प्रैक्टिस नहीं कर, जब मैं करता था ठीक है फार्म में, जब मैं प्रैक्टिस करता तो मेरे को बोलता था यार ये करना चाहिए, हाँ बिल्कुल, अभी तक नहीं किया, अच्छा ठीक है दे दे, तेरा सारा फाइल दे दे, मैं दे दे, ठीक है। तो करना चाहिए, बोलो कोई दिक्कत नहीं, लोगों को डराओ, नहीं करने से ये होगा वो होगा, बताओ। हाँ एकदम, इंश्योरेंस बिजनेस, इंश्योरेंस का बिजनेस क्या है, डरने का बिजनेस है, वो तुमको आगे से मरने का फायदा बताता है। जो लोग इंश्योरेंस का काम करता है वो तुम्हारे घर पे आके तुमको सिर्फ मरने का फायदा बताता है, जीने का फायदा नहीं बताएगा। मेरा एक रिसेंट एक स्टूडेंट है, उसका पापा इंश्योरेंस का काम करता है, तो मेरे को एक दिन बोलता है सर मैं इंश्योरेंस में हूँ, अगर आपको कुछ चाहिए होगा तो बोलिएगा। हाँ, तो ऐसे मैं थोड़ा इंश्योरेंस से भागते ही रहता हूँ, ठीक है। तो अब रेस्पेक्ट में बात करना पड़ रहा है, नहीं नहीं मैं इंश्योरेंस नहीं करता। तो फिर सर पैसा बढ़ाने के लिए कुछ तो करते होंगे, हमने है ना मेरा स्टॉक मार्केट। सर वो अलग चीज है, मैं अलग नहीं है, मैं बेसिकली जिंदा रहते रहते मेरे को क्या मिलेगा मैं उसके बारे में सोचता हूँ, आप तो जब मैं मर जाऊंगा तब क्या मिलेगा उसके बारे में बताओगे। इंश्योरेंस, हाँ इंश्योरेंस भी तो वही मरने वाला ही सिस्टम हुआ है ना, मरना नहीं है, प्री 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 डेथ सिचुएशन है, ठीक है। मैंने मरते मरते बच गया। इंश्योरेंस था, ऐसे देखो बोलने में हंसी लग रहा है, पर जब जिंदगी, हाँ हेल्थ इंश्योरेंस भी होना चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस भी होना चाहिए, बट क्या है ना सारा पैसा उनको नहीं देना चाहिए, थोड़ा बहुत पैसा, मैंने अगर तुम 100 रुपया कमाते हो ना, तो 20-30 रुपीज इंश्योरेंस के पीछे लगाओ, बाकी जो 70 रुपीज तुम जमा कर रहे हो ठीक है, उसको तुम म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक मार्केट में लगाओ, सारा पैसा तुम इंश्योरेंस में काय को दे रहे हो, ठीक है। कुछ तो फायदा जिंदगी देखते देखते भी जाओ, और अपने फैमिली को तुम जिंदा रहते रहते कुछ एंजॉयमेंट देके जाओ, तो मरने के बाद उसको क्या एंजॉयमेंट मिलेगा, थोड़ा वो मैंने मर मर के जिएगा, ठीक है। सारा पैसा डरा डरा के, अगर मैंने सारा दिन, देखो इतना सारा इंश्योरेंस करके देके जा रहा हूँ, अगर मैं नहीं रहा, तुम लोग, अब तुम सोचो कि तुम अपने पत्नी को दिन रात यही बोल रहे हो, ठीक है, अब वो बंदा जी कहाँ रहा है, वो तो बस मरने का इंतजार कर रहा है, कि अगर आपका कुछ हो गया, अगर आपका कुछ हो गया, बस बंदा जिया कब, मेरे को ये थ्योरी समझ में नहीं आता। जब तक जी रहे हैं एक साथ जी देते हैं, मरने के बाद तो ऊपर वाला है सब कुछ देखने के लिए, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत फैमिली के बारे में सोचना भी चाहिए, थोड़ा बहुत नहीं, ठीक ठाक, एक मैनेजेबल, ठीक है मैनेजेबल, अंडरस्टैंड। इसका मतलब कोई भी आके तुमको डरा देता है, ये प्रीमियम भर लो, करोड़ों का मिल जाएगा आपके परिवार को, ऐसे आजकल बताते हैं करोड़ों मिल जाएगा, ठीक है। और उस करोड़ों के चक्कर में आप अगर मंथली 50,000 कमाते हो, तो देखते हो कि अगर मानो 15,000 तुम सेविंग्स करते हो, हर महीना 15,000 वो प्रीमियम में ही चला, ठीक है। तुमको ऐसे आके करोड़ों का लोभ दिखाएगा ना, ठीक है। जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद, ऐसे आजकल और भी कुछ पॉलिसी, आप बहुत कुछ करेगा वो, एक्चुअली आजकल लोग इंश्योरेंस करना नहीं चाह रहे हैं ना, इसलिए थोड़ा मिक्स कर रहा है कि थोड़ा सेविंग्स में भी आपको देगा, और थोड़ा बहुत अगर मानो आप नहीं उठाते हो तो इंश्योरेंस में मिलेगा, प्रोडक्ट बना रहे हैं। पहले तो सिर्फ डरा डरा के लोगों से लेता था, अब देख रहे पब्लिक तो मैच्योर हो रहा है, नहीं बन रहा है, मैंने सिर्फ मरने का धमकी देने से नहीं हो रहा है, अब वो लोग थोड़ा पॉलिसी चेंज करके प्रोडक्ट बना रहे हैं। देखो मस्ती मजाक में बहुत सारा इंपॉर्टेंट बात समझ रहे हो आप, कि इतना सारा चीज हो रहा है, ठीक है, नहीं तो बोलेगा सर क्या आप मरने का बात कर रहे हैं। तो पार्टिकुलर हाँ पर्टिकुलर्स नहीं बोल रहे सर। तो 115 बीएससी का समझ आ गया सर, कि क्यों 115 बीएससी का सरकार ने ऐसे बना के रखा है। अब आपको याद रखना चाहिए कि किस केस में क्या होता है। अब चलो यहाँ पर, अमाउंट पेड टू नोटिफाइड अप्रूव्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, IISc, सर ये कौन सा संस्था है। तो संस्था छोड़ो, इतना जानो कि अगर कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस के लिए साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए खर्चा कर रहा है, क्योंकि हर एक बिजनेस को ना थोड़ा बहुत रिसर्च करना, और जो भी वो रिसर्च के पीछे खर्चा करता है वही उसका आगे जाके प्रोडक्ट बनता है, बिना रिसर्च का कोई भी बड़ा बिजनेस नहीं बन सकता। इसलिए साइंटिफिक रिसर्च में या तो आप अपने इंस्टीट्यूट में खुद के फार्म में खर्चा करो, या फिर कोई इंस्टीट्यूट को
आप रिसर्च करने के लिए फंड देते हो, तो गवर्नमेंट कहता है ये सब पैसा हम लोग क्या कर सकते हैं, डिडक्शन ले सकते हैं, बिजनेसमैन को उसको प्रॉफिट से उसको माइनस करने को, ठीक है। तो अमाउंट पेड टू साइंटिफिक अप्रूव्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर को दिया है 1 लाख का। ये अप्रूव्ड इसलिए है क्योंकि सरकार ने इसको लिस्ट पे रखा है। अप्रूव्ड पेड टू अमाउंट पेड टू IIT दिल्ली फॉर एन अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च 2.5 लाख का, ठीक है। तो ये 2 अमाउंट दिया, और भी दिया सर, हाँ और भी दिया। अमाउंट पेड टू एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड क्या करता है, कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया which has as its main object scientific research and development as is approved by the prescribed authority। अब ये जैसे बोल दिया कि as is prescribed by the authority, इसका मतलब सरकार इसको, इस कंपनी को रिसर्च करने का परमिशन दे के रखा है। एग्जाम्पल के तौर पे जब हमारे देश में कोरोना का लहर आया था, तो हमारे देश में एक कंपनी था पूना वाला ग्रुप बोल के किसी का, साइरस साइरस नहीं, कुछ मिस्त्री टाइटल था, साइरस पूनावाला, साइरस पूनावाला। कोवैक्सीन जो वैक्सीन है ऑक्सफोर्ड के साथ टाई अप करके बनाया था, और फिर वो वैक्सीन इंडिया को भी मिला था, और इंडिया मोदी जी के लीडरशिप में दूसरे कंट्रीज को भी दिया था। कुछ कंट्रीज को तो फ्री में दिया था, जैसे मेरे को जितना याद आ रहा है बांग्लादेश को हम लोग काफी सस्ता रेट में दिया था, कुछ अफ्रीकन देशों को हम लोग फ्री में भी दिया था, जो गरीब देश है, ठीक है। तो इस तरह से ऑक्सफोर्ड जो है वो यूरोप का है, तो ऑक्सफोर्ड का जो इंस्टीट्यूट है वो हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप किया। क्यों टाई अप किया, क्योंकि ये साइंटिफिक रिसर्च करता है, तो ऑक्सफोर्ड के पास साइंस है, इनके पास रिसर्च का परमिशन है, गवर्नमेंट इसको अप्रूवल दे के रखा है। इस तरह का सिचुएशंस को यहाँ पर बोल रहे हैं। अमाउंट पेड टू एक्स लिमिटेड, मैंने ऐसे किसी ऑर्गेनाइजेशन को आपने पैसा दिया, अमाउंट पेड टू एक्स लिमिटेड, अ कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया which has as its main object scientific research and development as is approved by the prescribed authority, 4 लाख टका आप उनको दिया। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च, इन हाउस क्या है, ये बंदा जिसका बिजनेस का हिसाब आप कर रहे हो वो खुद अपने ही बिजनेस पे पैसा लगाया, किसके लिए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मानो आप कोई बिजनेस कर, जैसे आजकल इलेक्ट्रिक का बहुत सारा चीज आ रहा है ना सर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक्सेट्रा। अब मानो कि तुम एक ऐसा साइकिल, मैंने एक दिख रहा था शार्क टैंक में आया था, एक बंदा ने एक साइकिल बनाया पंजाब का, ठीक है, देखा आपने, हाँ ठीक है, उसने जो साइकिल बनाया उन्होंने, मुझे नहीं पता आप लोगों ने कौन सा देखा, आजकल तो बहुत सारा आ रहा है, तो मैं तो देखा था एक पंजाबी बंदा, ठीक है, उसका साइकिल जो है नॉर्मल साइकिल, जो देसी बांग्ला स्टाइल साइकिल होता है ना, बांग्ला स्टाइल हम लोग यहाँ पर बांग्ला साइकिल बोलते हैं, वो मैंने स्ट्रेट हैंडल ऐसा वाला नहीं है, ऐसे नॉर्मल जो ओल्ड फैशन साइकिल, वो ऐसे साइकिल में उसने एक बैटरी का एक डिवाइस बनाया, वो डिवाइस चार्ज होता है, और मजा का बात है उसको चार्ज करने के लिए आपको हमेशा इलेक्ट्रिसिटी में लगाने का जरूरत नहीं है, एक बार इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज करके उसको साइकिल के पीछे एक जगह है उसको बिठा दो, ठीक है, और जैसे जैसे तुम पेडल करोगे, जैसे मानो तुम सोच रहे हो कि तुम रास्ते में जा रहे हो, बैटरी के जा रहे हो, अब तुमको लग रहा है कि ये बैटरी खत्म हो जाएगी, अब तुम एक काम करो, तुम पेडल करो, तुम कितना 1 किलोमीटर पेडल करने से वो बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी। तो अगर 1 किलोमीटर तक तुम पेडल कर लेते हो तो फिर गाड़ी तो तुम्हारा, साइकिल तुम्हारा जैसे नॉर्मल चलना है चला, लेकिन बैटरी आपका फिर से फुल चार्ज हो गया, अब फिर फुल चार्ज हो गया, फिर से 4-5 किलोमीटर बिना बैटरी का जा सकते, मैंने बिना पेडल के। तो इनोवेशन हुआ कि नहीं, हाईफाई इनोवेशन है ना, काम का चीज है। मैं उसका साइकिल मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैं सोचा कि एक बार कि अगर गांव में जाके जब रहूंगा ना तब वो सब साइकिल खरीदूंगा। अभी कोलकाता में मौका कहाँ है, कोलकाता इज द वेरी बैड प्लेस फॉर साइकिलिस्ट, ठीक है, यहाँ पर साइकिल चलाने का रोड का इतना कंजेस्टेड है, और मेन रास्ता में तो इतना गाड़ी भागता है, ये उसके ऊपर पीछे मारता है, वो उसके पीछे मारता है, साइकिल कहाँ चलाएगा वो, जो भी हो। तो पॉइंट इज दैट कि ये मानो कि ये कंपनी अपने आप को एक बड़ा कंपनी करना चाहता है, तो अभी इसको पहले रिसर्च में खर्चा करना पड़ा ना, कि मेरा बैटरी जो है ये साइकिल में कितना देर तक चार्ज दे सकता है, नहीं दे सकता, यही सब बातें कर रहा है। तो यहाँ पर क्या बोला, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी एज अप्रूव्ड बाय द प्रिस्क्राइब अथॉरिटी रिलेटेड टू द बिजनेस। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च हुआ 3 लाख का, और कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ जिसमें लैंड के पीछे खर्चा हुआ 5 लाख का, और बाकी टोटल में खर्चा हुआ 7.5 लाख। द क्वेश्चन इज हियर कि मिस्टर ए कितना पैसा डिडक्शन के तौर पे दिखा सकता है। अगर 115 बीएससी अप्लाई करेगा तो कितना, और अगर 115 बीएससी अप्लाई नहीं करेगा
तो कितना। अब इसमें पॉइंट है, क्योंकि 115 बीएसई आपको सस्ता रेट ऑफ इंटरेस्ट बने टैक्सेशन देता है, इसलिए बहुत सारा खर्चा माइनस करने नहीं देता है, बिकॉज ऑलरेडी टैक्स में छूट है ना, आधा ऑलमोस्ट आपको दिखाया अभी मैंने। ठीक है, अब चलो देखो 115 बीएसई क्या कहता है। जैसे अगर आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर को दे रहे हो, 1 लाख का दोगे, अलाउबिलिटी क्या बता रहे हैं, नॉट अलाउबल अंडर डिफॉल्ट टैक्स, माने 115 बीएसई में अलाउड नहीं। माने आईआईसी बैंगलोर को जो आप पेमेंट करोगे, और अगर आप 115 बीएसई में टैक्स लाइबिलिटी पे कर रहे हो, तो आप ये 1 लाख का पेमेंट का खर्चा अलाउ नहीं करोगे। मैंने बेसिकली अमाउंट ऑफ डिडक्शन नहीं, मैंने बेसिकली आपको बेनिफिट दे रहा था, बट ये बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज आप 115 बीएसई में कम रेट ऑफ टैक्स वाला कॉन्सेप्ट को चूज कर रहे हो। अगर आप आईआईटी दिल्ली को दे रहे हो तो 2.5 लाख, वो भी नहीं मिलेगा, सेक्शन 35 में ही अंदर आ जाता है। एक्स लिमिटेड 4 लाख का जो अपने पीछे खर्चा कर रहा है, ठीक है, सॉरी अपने पीछे नहीं, एक्स लिमिटेड जो साइंटिफिक रिसर्च का काम करता है, ठीक है, तो इनका भी जो पैसा है, चला गया ना, इनका भी जो पैसा है ये भी आपको अलाउड नहीं करेगा 115 बीएसई। तो फिर क्या करेगा अलाउड, सर अलाउड बस आपको जो खर्चा आप अपने पीछे कर रहे हो ना, मैंने खुद अपने बिजनेस के पीछे कर रहे हैं, उसके लिए जो एक्सपेंडिचर है 3 लाख का, ये मिलेगा सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1, अलाउबल है अंडर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। माने डिफॉल्ट बने 115 बीएसई, 3 लाख में पूरा 3 लाख अलाउ करेगा। बट कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने कितना दिया, 7.5 लाख, है ना, ये 7.5 लाख आपको 7.5 लाख में से सिर्फ 2.5 लाख करने देगा, बिकॉज प्रोविजंस कहता है कि 5 लाख जो आपने जमीन में खर्चा किया वो साइंटिफिक रिसर्च के लिए कर सकते हो, पर जमीन का खर्चा अलाउड नहीं करता। ठीक है, इस प्रोविजंस के बारे में बातचीत हुआ था। प्रोविजंस कब पढ़े थे, लास्ट क्लास में ये प्रोविजंस मैंने डिस्कस किया था, इसी में लिखा है, ठीक है? नहीं इसी में लिखा है, ठीक है। इनकर्ड बाय एसएससी ऑन साइंटिफिक रिसर्च रिलेटेड टू बिजनेस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगा, 100% ऑफ द एक्सपेंडिचर इनकर्ड अदर देन एक्सपेंडिचर ऑन लैंड। देख पा रहे हो सर, और पेड टू अप्रूव्ड इंडियन कंपनी फॉर साइंटिफिक रिसर्च, notified approved university, notified college, notified research associations, other institutions for social science or statistical research, 100% of sum paid, जितना पे करेगा उतना डिडक्शन मिल जाएगा, जितना सम पे करेगा उतना डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल सर, ये इनकम टैक्स कठिन नहीं है, प्रॉब्लम है ये जो मेहनत करके पढ़ रहे हैं ना यही कठिन है। जब तक तो मैं पढ़ाता हूँ आप लोग तो पढ़ते हो, मेरे को पता है, बट प्रॉब्लम है कि घर पे जब आपको मैं बोलता हूँ कि थोड़ा बहुत आप भी स्टडी किया करो, स्टूडेंट पढ़ता नहीं है, इसलिए लोग इनकम टैक्स में प्रॉब्लम में पढ़ते हैं, क्योंकि लोगों को ना पढ़ने का आदत नहीं है, ज्यादातर केस में यही प्रॉब्लम है। हमको सिर्फ बैठे बैठे सॉल्व करना है, सॉल्व करो अच्छा चीज है, पर अगर विद्वान बनना है तो पढ़ना भी पड़ेगा। एक बात याद रखना, स्वदेशी पूज्यते राजा, विद्वान सर्वदा पूज्यते। कुछ मतलब समझे सर, अपने देश में अपनी गली में तो कुत्ता भी राजा होता है, लेकिन दूसरों के गली में जाके अगर आपको राजा बनना है तो आपका ज्ञान ही आपको उस देश का उस पर्टिकुलर एरिया में सम्मान करेगा। ठीक है, इसलिए बोलते हैं स्वदेशी पूज्यते राजा, अपने देश में राजा को जरूर पूजा जाएगा, पर जो विद्वान बनेगा उसको सभी जगह में पूजा जाएगा। अगर आपको विद्वान बनना है तो पढ़ना तो पड़ेगा, आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हो कि आप एक रेस्पेक्टफुल इंसान बनना चाहते हो, आप लोग का प्रोफेशन भी वही बनने वाला है, ठीक है, तो बनो ना, पढ़ो ना, कौन मना करता है, पढ़ो। मैं समझाने का काम तो मैं कर रहा हूँ ना, लेकिन अगर आप बोलोगे सर समझना भी नहीं है पढ़ना भी नहीं है, तो फिर इनकम टैक्स क्यों, किसी भी सब्जेक्ट में आप ज्यादा दूर तक नहीं चल पाओ। समझ में आया? तो बेसिकली अब आप बोलोगे सर कि सरकार ये सब फैसिलिटीज क्यों दे के रखा है, क्वेश्चन है ना, ये डिडक्शंस क्यों देके रखा है। तो फिर अल्टीमेटली सॉल्यूशंस क्या बता रहा है कि इस पूरा केस में सेक्शन 35 के तहत इस बिजनेसमैन को 115 बीएसई अगर वो यूज कर रहा है, उसको कितना डिडक्शन मिला, 5.5 लाख ओनली, जहां पर उसको और भी मिल रहा था अगर वो नॉर्मल करता तो, ऑप्शनल करता तो। 5.5 लाख डिडक्शन का मतलब क्या जानते हो, 5.5 लाख का डिडक्शन का मतलब है अगर मानो वो 10 लाख का प्रॉफिट किया है, 10 लाख का प्रॉफिट किया है, उसमें से
वो 5.5 लाख टका डिडक्शंस के तौर पे दिखा सकता है, तो उसका प्रॉफिट टैक्स लायबिलिटी हो जाएगा 5.5 लाख, सॉरी 4.5 लाख, इसके ऊपर उसको टैक्स देना पड़ेगा। 4.5 लाख में देना होगा, नहीं तो उसको 10 लाख में देना होता। ठीक है, कितना देना पड़ेगा? 4.5 लाख ना, 4.5 लाख माने 3 लाख से 6 लाख के बीच में आ रहा है। 3 लाख से 6 लाख में कितना परसेंटेज आता है? अब 3 लाख माने 1.5 लाख पे 5%, 7,500। समझ में? ये डिडक्शन उसका अलाउड है, और ये इसलिए कर रहा है क्योंकि तुम कुछ अच्छे के लिए खर्चा करो। फिर भी देखो, क्योंकि देखो ये पहले वाला जो खर्चा था ना, ये भी अलाउ कर सकता था, लेकिन क्यों नहीं किया? क्योंकि आप 115 BSE यूज कर, ठीक है। पुराना ऊपर वाला सब मिलेगा, ऊपर वाला सब कुछ मिलेगा। चलो आगे सोल्यूशन है, ठीक है। ये देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। सोल्यूशन में तो देखा भाई इधर 13 लाख है, उधर 5.5 लाख है, वो तो समझ में कोई भी आएगा कि भाई इधर 13 लाख दे दिया, इधर 5.5 लाख कर दिया। कैलकुलेशंस में तो बस प्लस माइनस का खेल है, बट क्यों दे रहा है, क्यों नहीं दे रहा है, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ना, तो आप कभी नहीं भूलोगे। अरे निर्मला जी क्या सोच रहे हैं, ये आपको सोचना पड़ेगा। हु इज निर्मला जी? फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। निर्मला जी क्या सोच रहे हैं, ये आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप ये समझ लो, तो टैक्स क्या कोई भी प्रोविजंस क्लियर हो जाता है कि सरकार ऐसे क्यों बोल रहा है। ऐसे प्रॉब्लम होता है, हर क्यों का जवाब नहीं मिलता, बट ट्राई टू सीख, ढूंढो क्यों, ऐसे क्यों साइंटिफिक रिसर्च में क्यों छूट दे रहा है। चलो देखते हैं। अगर आप 115 BSE फॉलो नहीं कर रहे, ठीक है, ओल्ड रिजिम फॉलो कर रहे, गवर्नमेंट बोलता है क्योंकि वहां पर आपको टैक्स में ज्यादा बेनिफिट नहीं दिया, 5% पहला स्लैब में दिया 5 लाख तक, उसके बाद तो सीधा 20% में डाल दिया, और उसके बाद 10 लाख के ऊपर सीधा 30%, है ना। तो आपको एज सच बेनिफिट नहीं है टैक्स में। अब इसके पीछे भी और एक कहानी आ जाता है कि सर सरकार फिर पहले अगर ओल्ड टैक्स सिस्टम था 2022 में, ये 115 BSE काय को लाया, 115 BSE काय को लाया? ये भी सरकार का एक माने दो धारी तलवार की तरह है। डबल स्वॉर्ड होता है ना सर, डबल एज स्वॉर्ड, दो धारी तलवार इसलिए है, सरकार ने दो चीज दी। बहुत सारा लोग ऐसे ही टैक्स फाइल करता नहीं, ठीक है। अगर हम लोग टैक्स रेट थोड़ा कम करें, तो कुछ लोग टैक्स फाइलिंग करेंगे। और सबसे बड़ा बात, न्यू जनरेशन के काफी लोग हुआ है सर, जो न्यू जेन है, जेन वाई जिसको बोलते हैं। तो न्यू जेन वाई इतना भी नहीं कमाता, ये लोग मॉडरेट कमाता है। इनका बहुत सारा इंश्योरेंस का बेनिफिट, म्यूचुअल फंड्स का बेनिफिट, या फिर कोई कैपिटल गेन का बेनिफिट न्यू जनरेशन लोगों को नहीं है। माने जो लोग मोटा मोटी 25 साल से लेके 45 साल के बीच में होते हैं, इनका बहुत सारा जमा पूंजी कुछ भी नहीं है, या फिर इंश्योरेंस का प्रीमियम भर रहा है, या फिर म्यूचुअल फंड्स में SIP करके रखा है। इट्स नॉट वेरी मच, इनके पास बहुत नहीं है। उल्टा 45 से 65 के बीच में जो लोग होते हैं, उनके पास बहुत पैसा होता है कॉम्पेरेटिवली, और यही लोग ज्यादातर स्कीम में पैसा डालते हैं। तो स्कीम का बेनिफिट लेना है तो ओल्ड में जाओ, अगर स्कीम का बेनिफिट आपका नहीं है तो आप न्यू में रहो। तो न्यू जेन वाई को अट्रैक्ट करना और सरकार का कलेक्शंस में बढ़ोतरी लाना, यही सरकार का दिमाग है। सोचो दिमाग कितना अच्छा लगा है। इसके लिए सरकार ने सिंपल बोला, एक काम कर देते हैं, 3 लाख तक छूट दे देते हैं, जाओ, ठीक है। 3 लाख तक इनकम करोगे, आपसे एक पैसा हम चार्ज नहीं करेंगे, आपको स्कैनर में भी नहीं लाएंगे, मतलब सरकार के स्कैनर में भी कभी कैलकुलेट नहीं करेंगे। लेकिन 3 लाख से 6 लाख करोगे तो चलो आपको 5% दे दो, 3 से 6, 2.5 से 5 नहीं, 3 से 6, 6 से 9 लाख कर देते हैं, चलो जाओ आपको 10% के स्लैब में डाल देते हैं, जहां 20% था। उसके बाद भी आपको 20 में नहीं डाला, फिर 15 में डाला, 12 लाख तक का इनकम, जहां आपका 10 के ऊपर ही 30% हो जा रहा था। ये बेसिकली न्यू जेन वाई को अट्रैक्ट किया कि चलो भाई टैक्स लायबिलिटी कम। ये बात बात में लाख लाख टैक्स कौन देगा? कोई नहीं देना चाहता है, इसीलिए सरकार का कलेक्शन भी नहीं होता है। लेकिन किसी को अगर बोला जाए भाई 10,000 हो रहा है, चलो यार दे दो, है ना, क्योंकि देना तो पड़ता है। क्योंकि अगर आपका इनकम बढ़ रहा है, बिजनेस बढ़ रहा है, बैंक से लोन लेना है, फाइनेंशियल फैसिलिटीज पाना है, आपको करना पड़ता है।
तब आप कितना छुपाओगे तो मानो कि कोई बोलेगा मैं कभी भी आपका खुद का इनकम को 5 लाख के ऊपर नहीं लेके जाऊंगा, तो आपको लोन भी वैसा मिलेगा। अगर आप मानो आपको जरूरत है बैंक से 20 लाख का लोन चाहिए और आप दिखा रहे हो आपका एनुअल इनकम 5 लाख, तो मुझे बताओ कि अगर कोई बंदा एनुअली 5 लाख कमाता है और अगर बैंक वाले सोच ले कि भाई अगर 5 लाख कमाता है, अगर उसमें से 20% अगर वो सेव भी करता है, उसी में से वो लोन का रीपे करेगा, बाकी तो उसका जिंदगी का खर्चा है, फैमिली का खर्चा, तो 5 लाख का 20% कितना हुआ? 1 लाख। तो अगर 1 लाख बैंक का लोन रिपेमेंट का है, तो 1 लाख करके 20 लाख का लोन 20 साल में मैच करेगा। अगर ऊपर से इंटरेस्ट है ना, 20 लाख पर तो 20 लाख नहीं है, कम से कम मान के चलो 25 लाख के आसपास का हो जाएगा, ठीक है, 25 लाख। तो 1 लाख करके अगर एवरी मंथ एवरी साल वो पे करता है, तो 25 साल तक पे करेगा। वेरी सिंपल कैलकुलेशन, ठीक है। तो अगर अब इसके ऊपर बेस करके आप कितना कर सकते हो, यही बैंक कैलकुलेट करता है। तो अगर आप बार बार एनुअल रिटर्न में 5 लाख दिखाओगे, तो बैंक भी आपको कभी आपका लोन का जरूरत पूरा नहीं कर पाएगा, फिर आप बाध्य हो जाओगे इसको 10 लाख दिखाने के लिए। वास्तव में आप करते हो 10 लाख, पर आप दिखाते नहीं। दिखाने से दिक्कत क्या है? हाँ ऑब्वियसली, जिसको लोन का जरूरत नहीं उसको पूरा फायदा। लेकिन अगर आप एक बिजनेसमैन हो, आपको लोन का जरूरत पड़ेगा, तो फिर इतना बैंक चलता कैसे? ठीक है, समझ रहे हो? सैलरीड पर्सन का बात अलग है, ठीक है, सैलरीड पर्सन का बात ऑब्वियसली, ऑब्वियसली ना। तो वही सब चीजें देखिए, पूरा बिजनेस का खेल है। सरकार का रेवेन्यू से लेके बैंक का बिजनेस, हर चीज कनेक्टेड है। मैंने समझना चाहो ना, मैंने सारा दिन बैठे बैठे सोचोगे तो शायद थोड़ा बहुत पता लगेगा। ये पूरा रिसर्च का मैटर है। दिमाग लगाते जाओ, देखना कुछ ना कुछ निकल के आएगा। अगर आप इसको सिर्फ रूल बन के बैठे रहोगे कि भाई अच्छा रटो, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, भाई सुनना 115 बीएससी ना समझ में नहीं आ रहा, उसमें क्या है, कितना रेट है, 5%, फिर 10% ना, अच्छा उसमें कितना था वो पुराना वाला में, तो 5-20, उसके बाद 30 था ना, इसमें थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा रेट है। तुम ऐसा करके ना कभी गलती करोगे। रट तो सकते हो, लेकिन ये रटा हुआ चीज भूल सकते हो। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट में जड़ में चले जाओ, फिर आप भूल के दिखाओ, तुम चाह के भी नहीं भूल सकते। समझ रहे सर? मेरा कहने का मतलब ऐसा है, मैं तो हर चीज को इसी तरह से, अगर किसी भी चीज का जड़ को समझ जाते हो ना, तो आप भूलोगे नहीं। और मेरा यही चिंता है, होता है कि मैं पढ़ाने के टाइम पे आपको बस उसका जड़ को समझा, क्योंकि देखो आपको सीए बनना है, आपको पढ़ के ही आपको सीए सीए में बनना है। मैं चाह के भी आपको सीए सीए में नहीं बना सकता, बट अगर मैं जड़ का कारण बता दूं, इंटरेस्ट क्रिएट कर दूं, तो शायद जो चाहिए होगा वो हो जाएगा। क्या मैं गलत सोचता हूँ सर? बाकी सबका अपना अपना स्टाइल हो सकता है। कोशिश तो इतना लोग करते हैं, कितना लोग ही कर पाते हैं। जो जल्दी करते हैं ना, जल्दी का काम शैतान का होता है। ज्यादा जल्दबाजी करोगे, आप सोचोगे कि मैं बहुत बड़ा तीर मार लूंगा, ठीक है। जल्दबाजी में कोई प्रॉब्लम नहीं, जल्दबाजी का मतलब नेगेटिव वे से बोल रहा हूँ मैं। जल्दबाजी मैंने तुमको लगता है मेरा सब हो गया, सब हो गया, सब हो गया, अल्टीमेटली एंड पे जाके देखो कि कुछ नहीं। यूजर और कैसे पता नहीं चल रहा कि क्या बनाए, क्या लिखे, कैसे करें, क्या होगा। सब कुछ कंप्लीट हो गया, लास्ट में समझ में आ रहा है कि क्या से शुरू करके वो एक स्टूडेंट का एग्जाम लिया सर, फाउंडेशन लेवल का, 100 नंबर का पेपर में 96 लाया अकाउंटेंसी, ठीक है, 96। मॉक टेस्ट पेपर इंस्टीट्यूट का, ठीक है, इंस्टीट्यूट का एमटीपी से क्वेश्चन, बहुत इजी तो नहीं रहता, थोड़ा बहुत तो डिफिकल्टीज रहता ही है कंपेरेटिवली। 100 में से 96 लाया, इवन ईच एंड एवरी लाइन इज सेम टू सेम जैसे इंस्टीट्यूट की किताब में लिखा रहता है, ठीक है। तो सामने बैठ के एग्जाम दिया, चीटिंग नहीं किया सर। लेकिन क्लास में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि जो एक क्लास 11 का बच्चा भी समझ जाएगा, तो फिर 96 कैसे लाया तू? इतना रटता है, एग्जाम में फेल कर जाता है। एक बार एग्जाम दिया था, मेरे पास तब नहीं पढ़ता था, जो भी हो रीजन, एमटीपी का पुराना जो एमटीपी है उसका आंसर शीट में मिल जाता है, उसको भी रट लिया।
या फिर अगर इंस्टीट्यूट के मैट से मैच कर रहा है उससे भी रट लिया, साइट ही तो दिया था एमटीपी। हाँ सोल्यूशन दे देता है तो पूरा आंसर को रट लिया। लेकिन क्लास में सिंपल पूछता है डब्ल्यूडीबी और एसएलएम का डिफरेंस नहीं पता, मैम को पूछता है थोड़ा समझा दीजिए मैम। तो मैं बोले जो बंदा 100 में 96 ला सकता है, इतना डिफिकल्ट एडजस्टमेंट कभी कभी हम लोग को भी चिंता में डाल देता है। ठीक है, कभी कभी करते करते हम लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई यहाँ पर गलती हो गया। तुम कैसे 100 में 96 जब लाए तो तुमको तुम और ऐसे सवाल क्लास में कैसे कर रहे हो तुम, वो रट ले रहा है। उसका पापा मेरे को फोन करके बोलते हैं सर सर सब कुछ उसको आता है। मैं बोला, और वो बच्चा मेरे को भी बोल रहा है कि सर जब एग्जाम में देने जाता हूँ तो ये सब तो पूछता नहीं है। नहीं नहीं, ये आरटीपी एमटीपी इंस्टीट्यूट का मैथ का क्वेश्चन तो नहीं आता है। मैं बोली यही तो समझाता हूँ, तुम कॉन्सेप्ट क्लियर करो। मैंने अगर एग्जाम में वो क्वेश्चन नहीं देगा तो वो नहीं कर पाए। इतना रटा है, इतना रटा है। ये कितना भयंकर ट्रैप है, तुम सोचो वो कहाँ फंसा है। अब मैं उसको कोशिश करके भी निकाल नहीं पा रहा हूँ। वो अपने मन में ही मोती, मतलब बोलते हैं ना मन में मोती सिंह होके बैठा है, वो अपने ही मन में मोती सिंह होके बैठा है। उसका पापा को भी कॉन्फिडेंस है चलो पास कर गया तो ठीक है, लेकिन इस तरह से अगर फाउंडेशन किसी तरह से निकल भी जाए आगे क्या होगा। आप लोग तो इंटर में आ चुके हो, अब रट के दिखाओ कितना रट सकते। आप बोलो ना, इंस्टीट्यूट का अब तो आप लोगों के पास इंटर का सारा चीज है, आप करके दिखाओ, रट के दिखाओ कितना रट सकते हो। अगर फाउंडेशन में थोड़ा बहुत रटे होंगे, अब रटो देखते हैं कहाँ तक चल पाते हो। इवन फाउंडेशन इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। फाउंडेशन में 20-30% फिर भी चलो मानता हूँ, किसी किसी टॉपिक में तुम रट के हो सकता है। हाँ वो हर चीज को रट रहा है, नाम नहीं बोलूंगा। नहीं तुम जिसको सोच रहे हो शायद वो नहीं, ये और एक है। छोड़ना यार, नाम से क्या लेना। ठीक है, नाम से क्या लेना है, छोड़। ऊपर से ऑडिट कैसे रहेंगे, कहाँ रखेंगे सर ऑडिट। मैंने मैं तो पागल हो गया, मैम खाता देखते देखते मैम को गुस्सा आ रहा है। स्वाभाविक है ना, पूरा इंस्टीट्यूट का मैट का जितना लिखा हुआ है वो पूरा चीज डिट्टो लिख रहा है। हाउ कैन इट पॉसिबल। इवन मैम काट नहीं पाया किसी जगह पे। मैम बोला अच्छा हुआ कि इसका कॉपी चेक किया, बाकी कॉपी मेरे को इजीली चेक हो गया। क्योंकि मैं नॉर्मली क्या होता है हर स्टूडेंट का अलग अलग आंसर होगा तो अलग अलग चेकिंग होता है। ठीक है, लेकिन इसने तो सारा चीज सही किया तो आंसर मिल गया मैम को, अब आसानी से चेक हो रहा है। ऐसा मिल जाए कि क्लास में एक एक जन करके पेपर चेकिंग इजी हो जाएगा। मैं उसके पापा को बोला दिस इज नॉट द राइट एटीट्यूड, इस तरह से नहीं होगा। अब जो भी हो, खराब होगा तो मुंह लटका के वही बैठेगा, मेरे को खराब लगेगा, माँ बाप को खराब लगेगा। बोलता हूँ सुन नहीं रहा है, छोड़। हाँ एक अलग ही लेवल का दिमाग है। अरे सारा दिन पढ़ता है, उसका पापा भी उसके सामने बैठे रहते हैं जब तक पढ़ता है। जो भी करे तुमको क्या। वो मेरे को बोला रात को वो जब तक नहीं, मतलब वो जब तक सोएगा नहीं उसका पापा बैठा रहेगा, जब उसका नींद आएगा तब जाके उसका पापा भी सोएगा। अलग ही लेवल का है। ठीक है, अच्छा देखो सर, लेकिन जब आप 115 बीएससी फॉलो नहीं कर रहे हो, सीधा सीधा आप देख पा रहे हो 1 लाख इधर बेनिफिट मिल गया आपको, इधर 2.5 लाख का बेनिफिट। सेक्शन थोड़ा याद रखिएगा सर, ये थोड़ा रटना चाहिए। ठीक है। जो रटने नहीं बोलते हैं इस बार बोल रहे हैं, ये थोड़ा मतलब क्या है ना, ये थोड़ा प्रैक्टिस के ऊपर है। रटना माने क्या, थोड़ा पढ़ पढ़ के प्रैक्टिस करो, लिखो कि किसके बारे में कौन सा सेक्शन में बोला है। अगर एग्जाम में डिट्टो याद नहीं आया तो मत लिखना, गलत मत लिखना, मतलब 35 को गलती से भी 36, 34, हाँ सिर्फ 35 लिखना, रेलिवेंट सेक्शन ऑफ 35 लिखना।
ठीक है, लेकिन गलत वाला सबसेक्शन मत लेना, 2A को 3A मत कर देना, या 2A मत करना, 2 है ना तो 2A मत कर देना, ठीक है, इस तरह का। और हाँ, छोटा ए भी मत कर देना, ठीक है। अगर डाउट आ रहा है तो फिर ऑब्वियसली, ठीक है, वो डिपेंड करता है। अब देखो ना, ये लड़का जो है इसका एक चीज अच्छा है ना, ये जो अभी जिसका एग्जाम्पल दे रहा था वो याद कर सकता है, वो याद कर सकता है, मतलब वो उसका खूबी है, अब मानना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है, वो खूबी है उसका, वो लिख देगा। लेकिन उसका प्रॉब्लम दूसरा हो, वो क्वेश्चन पढ़ के समझ नहीं पाएगा। एग्जाम मैच क्वेश्चन नहीं करता है, मैचिंग करता है तो देता है। वो उसका प्रॉब्लम दूसरा है, वो क्वेश्चन पढ़ के अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा कि मेरे को करना क्या है, क्योंकि वो तो भूल गया है, मैंने उसको वो याद नहीं है, उसका तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उसको तो सिर्फ सेक्शन, ये सेक्शन में ये लिखा इतना पता है, या फिर वो भी नहीं पता प्रॉपरली। लेकिन हाँ, अगर वही उसका प्रॉब्लम ही है कि वो एग्जाम में वो नहीं कर पाता है फाइनल एग्जाम। देखो, 1 लाख 2.5 लाख, चलो अच्छा करे तो अच्छा है सर, सबका अच्छा है। 1 लाख 2.5 लाख 4 लाख, सारा डिडक्शन हो गया, इधर 3 लाख, इधर भी सेम टू सेम लैंड का बेनिफिट नहीं मिलेगा। लैंड का जो खर्चा है वो साइंटिफिक रिसर्च में अलाउ नहीं करता है, क्योंकि वो प्रोविजंस में ही बोल के रखा है। तो कितना डिडक्शन मिल गया सर, अगर आप वन मैंने ऑप्शनल फॉलो करते हो तो, मैंने ओल्ड फॉलो करते हो तो 13 लाख। मैंने अगर मानो कि आप 15 लाख का प्रॉफिट किए थे, तो 13 लाख का बेनिफिट लेके 2 लाख पे टैक्स। नहीं, इसमें कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, कैरी फॉरवर्ड नहीं करेगा वो, मैक्सिमम जितना बेनिफिट है उतना ही ले पाएगा, लॉस नहीं करेगा। तो ये जो सेक्शन का डिस्कशन था, ये था साइंटिफिक रिसर्च का डिस्कशन, ठीक है। सेक्शन 35 जो कि साइंटिफिक रिसर्च में बात करता है। देखो, पीजीबीवी पढ़ने के टाइम पे ये सब इंडिविजुअल टॉपिक माना जाता है। मैं आपको समझाता हूँ कि पीजीबीवी को कैसे पढ़ना चाहिए। लुक एट से, पीजीबीवी में सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आ जाता है सर मेथड ऑफ अकाउंटिंग 145, इनकम चार्जेबल अंडर दिस हेड, माने कौन सा इनकम पीजीबीवी में चार्ज होता है, सेक्शन 128, सॉरी सेक्शन 28 इसमें बोला गया। फिर आ जाता है सेक्शन 29 में बोलता है, सेक्शन 29 बेसिकली बोलता है कि कब कब हम लोग डिडक्शन यूज कर सकते हैं, ठीक है। एडमिसिबल डिडक्शन, जैसे द इनकम रेफर्ड इन सेक्शन 28 हैज टू बी कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 30 to 43D। माने मैं समझा देता हूँ सर, 28 ने क्या बोला कि कौन सा इनकम को हम लोग पीजीपी में चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। सेक्शन 29 कहता है कि 28 में जितना इनकम चार्ज के बारे में बोला है, उसमें क्या डिडक्शन अलाउ हो सकता है। उसमें डिडक्शंस के बारे में बोला है 30 से लेके 43D के अंदर, ठीक है। अब इसमें हम लोग ऑलरेडी क्लास में सेक्शन 30 के बारे में थोड़ा सा बात किए हैं सर। तो सबसे ज्यादा जो बात किए हैं वो है 32, दैट इज डेप्रिसिएशन। इससे पिछले क्लासेस में किस पे बात हुई, डेप्रिसिएशन में बात होगी, डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन या एडजस्टमेंट कैसे करना होता है। फिर सेक्शन 32 के बाद अनदर, इवन इसका WDB कैलकुलेशन, ब्लॉक ऑफ एसेट्स क्लास में किए। फिर 32 सबसेक्शन 1 में एडिशनल डेप्रिसिएशन, इसके बारे में भी बातचीत हुआ है, क्या हुआ कि नहीं हुआ एडिशनल डेप्रिसिएशन, ठीक है। यस सर। उसके बाद ये वाला बात हो गया अभी 35 एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, इसी में बात चल रहा था 115 बीएससी में क्या करना है, और अगर आप 115 बीएससी फॉलो नहीं करते हो, जिसको कैलकुलेशंस में लिखा रहेगा शिफ्टिंग आउट फ्रॉम 115 बीएससी। समझ में आ रहा है ना सर। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं सर सेक्शन 35 AD में, किसमें 35 AD में। तो पढ़ने का तरीका समझो कि पीजीपीपी हमें पहले बताते हैं कि मेथड ऑफ अकाउंटिंग का एक सेक्शन दे दिया, 28 में बोला कि कौन सा इनकम को पीजीपीपी में चार्ज करना है। फिर 29 कहता है कि 30 से लेके 43D के अंदर काफी सारे डिडक्शंस, वो डिडक्शंस कब अलाउ होगा, कब अलाउ नहीं। अलाउ का मतलब आप तो पीजीपीपी में प्रॉफिट करोगे, इनकम करोगे, लेकिन कुछ कुछ खर्चा वो आपको अलाउ करता है। अलाउ करते हैं मतलब आप डिडक्शन कर सकते हो।
तो वो 30 से लेके सेक्शन 30 से लेके 43D में छुपा हुआ है, ठीक है, जिसमें से 35 में साइंटिफिक रिसर्च था, 32 में डिप्रिसिएशन था, 35AD में क्या आ रहा है, इन्वेस्टमेंट लिंक टैक्स डिडक्शंस, इन्वेस्टमेंट लिंक टैक्स डिडक्शंस। इस चीज को समझो, समझ में आ रहा है ना सबको? ऑनलाइन वाले को भी पूछते हैं, प्रिया, नील, आरजो, अभिजीत, समझ में आ रहा है ना? Yes. सर Yes, बहुत sir. सारा बात करता हूँ, शायद आप लोग कभी कभी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो, बट क्या है ना, इतना बात करने के पीछे अल्टीमेटली मेरा ही गला सूखता है, लेकिन इतना बात करने के पीछे का कारण समझ में आ जाता है ना सर आप लोगों को, क्योंकि है ना, आप लोग अगर चीज को समझोगे नहीं ना, सिर्फ सेक्शन को पढ़ने का कोशिश करोगे तो कोशिश बेकार हो जाता है। अभी इन्वेस्टमेंट लिंक टैक्स इंसेंटिव्स ये क्या है? गवर्नमेंट बोलता है कि आप कुछ ऐसे बिजनेस में पैसा लगाओ, अगर आप पैसे लगाओगे तो हम आपको डिडक्शन देंगे। एग्जाम्पल के रूप में लिस्ट ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस का पूरा डिटेल्स दिया, चलो इसको मैं शॉर्ट में समझाता हूँ। This section provides investment linked tax deduction in respect of the following specified business commencing operations on or after the date specified there. If the assessee exercises the options of shifting out of the default tax regime provided under section 115 BC, माने सिंपल बात है, सब सेक्शन 1 ने भी बोला है कि अगर तुम शिफ्ट आउट करते हो तो ये बेनिफिट तभी मिलेगा। क्लियर है ना? 115 BC आपका डिफॉल्ट है, और 115 BSE अगर ओल्ड में चले जाते हो तो जाके आप ये सब बेनिफिट ले सकते हो। इफ द एसएससी एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। समझ में आया? तो फिर कौन से बिजनेस में पैसा लगाने से, कौन से बिजनेस में पैसा लगाने से आपको डिडक्शंस मिले? जैसे कि सेटिंग अप ऑफ एंड ऑपरेटिंग कोल्ड चेन फैसिलिटीज। कोल्ड चेन फैसिलिटीज माने इसको बोलते हैं सर कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज समझते हो? एसी, फ्रिज, फ्रिज को कोल्ड स्टोरेज बोल सकते हैं। तो फ्रिज ही है पर बड़ा सा फ्रिज। कैसा बड़ा फ्रिज? माने कोल्ड स्टोरेज एक्चुअली एक इंडस्ट्रियल, हाँ, मॉल्स में बेसिकली ये ना फूड ग्रेन्स के लिए होता है, फूड ग्रेन्स, फ्रूट्स, फिर आलू माने पोटैटोज। ठीक है, क्या होता है कई बार कोल्ड स्टोरेज का जरूरत के कारण हमारे देश में इतना खाना सड़ जाता है, या क्योंकि देखो ये फूड आइटम ऐसे चीजें हैं, स्पेशली सब्जी वगैरह पेरिशेबल है, अगर तुम टाइम के अंदर यूज नहीं करोगे तो बेकार हो जाता है। इसलिए अगर हम लोग कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज मेंटेन करते हैं या कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज के थ्रू से खाना को सेव करते हैं तो जरूरत में बड़ा काम आता है। जैसे आलू एक ऐसा खाना है, एक चीज है इसका कि ये स्टोर करके रख सकते हैं, आलू को काफी दिन तक स्टोर किया जा सकता है। अगर किसी पर्टिकुलर ईयर में आलू प्रोडक्शन ड्यू टू एनी रीजंस अच्छा नहीं हुआ तो कोल्ड स्टोरेज का आलू हमें उस टाइम पे सप्लाई दे देता है, और फिर आलू का मार्केट में प्रॉब्लम नहीं होता है। प्याज को भी स्टोरेज किया जा सकता है ना, लहसुन, अदरक, इसे भी स्टोरेज किया जा सकता है। फ्रूट्स आइटम में एप्पल वगैरह को काफी हद तक किया जा सकता है, ठीक है, बट हर एक चीज को नहीं, जैसे केला को इतना ज्यादा स्टोरेज नहीं किया जा सकता। तो फिर भी जितना हद तक कर सके उसके लिए अलग अलग सब साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है कि कैसे किया जाता है, नहीं किया जाता। तो हमारे देश में प्रॉब्लम यही है कि ये सब कोल्ड चेन फैसिलिटीज का बहुत अभाव है, जिसके कारण क्या होता है कि इसमें गवर्नमेंट को बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे मानो अगर किसी पर्टिकुलर ईयर में आलू प्रोडक्शन अच्छा नहीं, जैसे आलू प्रोडक्शन में बहुत अच्छा आलू प्रोडक्शन होता है बंगाल में, सेकंड सबसे अच्छा आलू प्रोडक्शन करता है आपका बिहार, उत्तर प्रदेश में भी थोड़ा बहुत होता है, लेकिन बंगाल का आलू थोड़ा क्वालिटी में हाई होता है। यहाँ का आलू का क्वालिटी बाकी इंडिया के आलू से बेहतर माना जाता है। पोटैटो का क्वालिटी, दो जात होता है, चंद्रमुखी एक ज्योति, नाम दिया है आलू का, ठीक है। चंद्रमुखी का नाम इसलिए चंद्रमुखी है, चंद्रमुखी आलू मार्केट में मिल जाएगा आपको, ठीक है। देखना चंद्रमुखी का दाम थोड़ा ज्यादा होगा और ज्योति का दाम थोड़ा कम होगा, ठीक है। बाजार में दो तरह का आलू मिलेगा आपको बंगाल में। तो ज्योति आलू माने वो थोड़ा सा ब्राइट होता है कलर में, और चंद्रमुखी आलू के जो बॉडी होगा वो उसके अंदर ना ऐसे छोटा 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 दाग रहता है। दाग इन द सेंस जैसे चांद में दाग होता है ना, ठीक है, चांद में दाग होता है ना, तो सिमिलरली उसके गांव में भी दाग है पोटैटो में, इसलिए नाम चंद्रमुखी दिया है। जैसे चांद का मुंह में दाग है
वैसे इस आलू में भी दाग है। और चंद्रमुखी आलू का क्वालिटी इससे पता चलता है कि चंद्रमुखी आलू का जो अंदर में उसको अगर तुम भरतू बना के खाओगे ना, जैसे हम लोग खाते हैं ना आलू चोखा या भरतू बना के, वो मैंने काफी ज्यादा मैंने मुंह में इट्स क्वालिटी बहुत हाई फील होगा। बिकॉज इट्स लाइक जैसे कि तुम कोई स्मूथ रेत मुंह में लियो। नॉर्मल आलू में ये से चीज, नॉर्मल आलू में चिपचिपाहट ज्यादा होता है, चंद्रमुखी आलू में चिपचिपाहट कम होता है। हाँ मैंने स्मूदी होगा और मुंह में चला जाएगा, और नॉर्मल आलू में बहुत ज्यादा चिपचिपाहट होता है। हाँ घुल जाना। तो चंद्रमुखी आलू कुछ ऐसा है, मार्केट में मिलता है। ये 30 रुपीज केजी होगा चंद्रमुखी, तो ये वाला 22 टका केजी होगा, 7-8 टका का डिफरेंस होता है केजी। नॉर्मल लोगों के लिए बड़ी बात है, बट हम लोग खा सकते हैं, इट्स नॉट अ वेरी बिग डील। ठीक है, तो एक बार टेस्ट करके मेरे को बताना, ठीक है, कि आपको कैसे फील। तुम एक दिन चंद्रमुखी आलू खुद 1 किलो लेके मेस को देना, और बोलना कि आज ये आलू मेरे को भरतू बना के देखो, फिर तुमको टेस्ट पता लग जाएगा। हाँ नहीं, पहले उसको तो भरतू बना के खाओगे तो तुमको उसका वो जो टेक्सचर है वो समझ में आएगा। और बिहार में मिलता है ऐसे बड़ा बड़ा आलू मिलता है। हाँ ऐसे बड़ा बड़ा आलू मिलता है, देखा, बिहार में मिलता है। हाँ सिंगाड़ा में यूज करता है। हाँ। कि एक बात चीज अब सिंगाड़ा में छिटा आलू में प्रयोग करो, या छिटा लोग पानी में एक बात चीज लोग रखा तो लोग आलू में सीमन को मैं देखा उसको, ठीक है, वो बड़ा बड़ा आलू होता है बिहार में। जो भी हो, सभी आलू इंपॉर्टेंट है देश के लिए, लेकिन मैं आपको एक्चुअल उसका बाहर देश से आया, पहले हमारे देश के लोग आलू नहीं खाते। चलो वो सब वो बहुत पुराना बात है। जो भी हो, मैं आपको क्यों बोल रहा था आलू के बारे में कि इसको स्टोर किया जाता है, और बंगाल में बहुत सारा कोल्ड स्टोरेज चेन है आलू का। हाँ आलू कोल्ड स्टोरेज चेन, ठीक है, पूरा एकदम कोल्ड स्टोरेज ऐसे देखने में होता है। अगर आप लोगों को दिखाना है दिखा देता। देखो, देखा, देखते ही आ गया भैया। ये देख सर, इतना ये देखो, ये सब बड़ा बड़ा चेन होता है इस तरह का। इसके अंदर पूरा ठंडा रहता है अंदर से, ठीक है। ये देखो इस तरह से आलू को स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है। ऐसे हाँ देखो ना, पूरा कोई खिड़की नहीं है, देख रहे हो सर। तो फैन वगैरह का सब सिस्टम होता है, कूलर होता है, ठीक है। हम लोग कोई जो वो है ना राशन शॉप, ग्रोसरी शॉप, तो लोग जो आलू को लगता है फिर बोरा में एक्चुअली ट्रांसफर होता है। हाँ हाँ हाँ, तो लोग बोरा में एक खोल के उस कैरेट में जिसमें दूध आता है उस कैरेट में डाल देता है और थोड़ा फैन के अंदर रखता है ताकि जल्दी खराब ना हो। खराब ना हो। लोग इसको आलू को रखने का एक सबसे अच्छा टेक्निक हम लोग बंगाली लोगों को आता है। मैंने देखा, क्योंकि यहाँ का आलू बहुत पॉपुलर है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे पुराने एरिया कोई भी जो ट्रेडिशनल फैमिली होते हैं ना गांव साइड में, घर के अंदर तक खाट होता है ना सर, खाट इन द सेंस बेड होता है ना, बेड के नीचे ना एक घेरा कर देता है और उसके नीचे ना बालू लगा देता है। जैसे जो बालू होता है ना जिसमें घर बनता है, वो पूरा बालू को पूरा अंदर पूरा घर के नीचे बेड के नीचे दे देता है, ठीक है, ट्रेडिशनल गांव साइड में करता है। फिर उसके नीचे आलू को पूरा एकदम लगा देता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, आलू कम से कम 2-3 महीना कुछ नहीं, एकदम जैसा है वैसा रहेगा, यस सर, पेट के नीचे आलू का फैला के पूरा फैला के रख देगा, जैसा है वैसा रहेगा। हाँ इसे नॉर्मल, जैसे ये फ्लोर है, फ्लोर पे पूरा बालू लोग बिछा देगा उसको। हाँ थोड़ा सा तुम घेरा कर दो ताकि बाहर इधर उधर ना आए। और खाट के नीचे करते हो ना, मैंने बेड के नीचे करते हो, यहाँ पर वो थोड़ा सा वो इंग्लिश खाट बोलते हैं उसको, जिसमें पूरा बक्सा वक्सा कुछ नहीं होता, तो नीचे जगह होता है, ठीक है, वैसा वाला खाट होता है गांव साइड में। तो उसके नीचे पूरा एरिया एकदम क्या आलू रख दो तुम, ठीक है, और नीचे बालू लगा दो, वो पूरा एकदम स्टोरेज का काम करेगा। देखे ना सर, ठीक है। तो ये जो कोल्ड चेन फैसिलिटीज इसलिए गवर्नमेंट चाहता है कि उन लोग बोरा में करते हैं मंथली के लिए। समझ में आया सर। तो ये गवर्नमेंट वही बोल रहा है कि सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग कोल्ड चेन फैसिलिटीज फॉर स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स
कमेंसिंग ऑपरेशन ऑन और आफ्टर 1/4/2009। अगर आपका बिजनेस 1/4/2009 के बाद से हुआ है तो इसमें आप जितना खर्चा करके बनाओगे वो खर्चा गवर्नमेंट आपको डिडक्शन देगा। सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज फॉर स्टोरिंग एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, ठीक है। एक हो गया कोल्ड चेन फैसिलिटीज, सिमिलरली हो गया एग्रीकल्चर, जैसे धान का गोला, चावल का, ठीक है, आटा का, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को रखने का जगह। ये भी गवर्नमेंट ने बोला 1/4/2009 के बाद जो जो किया है उनको हम लोग देंगे। लेइंग एंड ऑपरेटिंग अ क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस और क्रूड और पेट्रोलियम ऑयल पाइपलाइन नेटवर्क फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे हम लोग अदानी अदानी पे चिल्ला रहे हैं, अभी हम लोगों ने बोला ना सब तो अदानी को ही दे रहा है। अब अदानी के पास इतना दम है कि ये क्रॉस कंट्री पाइपलाइन बिछा रहा है, दुबई से एक पाइपलाइन बिछा रहा है सर, ठीक है, दुबई से पाइपलाइन बिछा के, हाँ, अंडर सी वाटर, दुबई से एक पूरा अंडरलाइन पाइप आ रहा है जिसके थ्रू से दुबई हमको तेल देगा एज वेल एज गैस देगा, ठीक है, क्योंकि उनके पास तेल पेट्रोलियम है तो पेट्रोलियम गैस भी इजीली हो जाएगा, तो वो हमें तेल देगा बेसिकली, ठीक है। इस तरह से बदले में पाइपलाइन के थ्रू से हम लोग, वो हमें तेल देगा, हम उन्हें पानी देंगे, क्योंकि दुबई के पास प्रॉब्लम है कि उसके पास फ्रेश वाटर नहीं है। इसका कारण भी है, बिकॉज उसका तेल से इतना पैसा आता है वो फ्री में पानी दे सकता है, ठीक है। देखो दुनिया में पानी का सोर्स सबके पास है, तेल का सोर्स सबके पास नहीं है। अगर 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 इंडिया बोलेगा कि हम पानी के लिए ज्यादा दाम मांगेंगे तो दुबई अरब बोलेगा ठीक है हम यूरोप से लेते हैं, क्योंकि पानी तो सबके पास है ना कॉम्पिटिटिवली। तो पानी का सप्लाई ज्यादा है, तेल का सप्लाई कम है, तो उनको तेल से बहुत पैसा मिलता है, तो इसलिए वो पानी फ्री में पिला सकता है। तुम्हारा अगर पानी फ्री में देता है, पानी का जो नल बना के जो घर घर में सप्लाई करता है उसका चार्ज देता है। पानी कौन सा आपको चार्जेस देता है? दुबई के लिए क्या बोल रहे हैं? दुबई से तो तेल ले तो फ्री में पानी डालेगा ऑब्वियसली, तो हम दुबई को फ्री पे पानी देंगे क्यों? ये तो ट्रेड है, ये तो ट्रेड है। हम हमारे देश का नर्मदा का पानी वो चाहता है, नर्मदा का पानी सबसे हाई क्वालिटी माना जाता है, नर्मदा रिवर का। तो नर्मदा का पानी हम लोग एक पूरा बना रहे थे पाइपलाइन जिसके थ्रू से नर्मदा का पानी उनके यहाँ पर जाएगा और उनके वहां से तेल का पाइपलाइन हमारे यहाँ पर आएगा। हाँ नहीं अरे बाबा, बाढ़ के टाइम पे बारिश भी तो बहुत होता है। हाँ इसलिए थोड़ा बहुत देखो इशू तो रहेगा, अब रिवर को कंजर्व भी तो करना है, ठीक है, रिवर कंजर्वेशन भी तो हो रहा है। अब तुम सदगुरु को जानते हो, साउथ इंडिया में कोयम्बटूर से सदगुरु कितना रिवर को बचाने के लिए, कावेरी को बचाने के लिए कितना बड़ा बड़ा प्रोग्राम कर रहा है, ठीक है, उड़ीसा तक भी आया, महानदी को बचाने का कितना प्रोग्राम चला है, ठीक, महानदी का पूरा जो कितना बड़ा नदी है, लेकिन वो उसके ऊपर इतना ज्यादा बालू जम जम के और आसपास का लोग इतना पोल्यूशन कर करके फिर भी उड़ीसा में पॉपुलेशन कम है बोल के बचा हुआ है। हाँ यहाँ के बराबर पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन नहीं है, वही मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पर लोग बहुत है ना सर, इतना बड़ा उड़ीसा का साइज बंगाल से ज्यादा है, लेकिन उड़ीसा में देखो, ये देखो बोल रहे सामने ही है, उड़ीसा का मैप देखो, ठीक है, बंगाल का मैप देखो, कौन बड़ा लग रहा है? उड़ीसा का एरिया ज्यादा है, ठीक है, लेकिन इसका पॉपुलेशन है हार्डली 6 करोड़, इसका पॉपुलेशन है 10 करोड़। कमती है क्या 4 करोड़ लोग? हाँ ऊपर से बांग्लादेश से लोग आ जाते हैं और उसको भी लान लेना मतलब एक्सेप्ट करने के लिए दीदी एकदम सब आने दो, इलीगली आने दो। अब मोदी बोल रहे ठीक है अगर किसी को धार्मिक कारण से वहां पर मार पीट के भगा जा रहे हैं हम ले लेंगे, ठीक है। दीदी बोल रहे नहीं, अगर हिंदू को लेंगे तो मुस्लिम को भी लेना पड़ेगा, लेकिन तुम बोलो कि मुस्लिम कंट्री से किसी को भगा के तो नहीं दिया जा सकता। इनका मानना है कि अगर बांग्लादेश से किसी हिंदू को धार्मिक कारण से मार के इधर भगाया जा रहा है तो हम उनको एक्सेप्ट करेंगे ह्यूमैनिटीज के खातिर, लेकिन दीदी बोल रहे नहीं मुस्लिम भी यहाँ पर आ रहे हैं उन्हें भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन द क्वेश्चन इज दैट कि जब देश टूटा था बांग्लादेश तो मुस्लिम के कारण नहीं टूटा था, तो यहाँ पर ये तो कहना गलत होगा ना कि एक मुस्लिम बंदा बांग्लादेश से उसको मार के इधर भगाया जा रहा है। सिंपल कॉन्सेप्ट है,
मुस्लिम कंट्री से किसी मुस्लिम को थोड़ी ना मार के भगाया जा सकता है, हिंदू को मार के भगाया जा सकता है। यही सब लेके लड़ाई झगड़ा है, छोड़ो। समझ गए आप लोग? ये जो पाइपलाइन के थ्रू से गैस देना, ये सब के ऊपर जो भी काम करेगा उसे भी डिडक्शन देगा। क्यों? इससे सरकार को बहुत खर्चा बचेगा। अगर इंडिविजुअल लेवल में बिजनेस में ये सब डेवलपमेंट होगा, सरकार को बहुत खर्चा बचेगा। हाँ, तो ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट कितना कम हो जाएगा, पेट्रोल डीजल का दाम कम हो जाएगा, ऑब्वियसली गिरेगा। हाँ, क्यों नहीं गिरेगा? नहीं, कभी नहीं, कम होगा। इंडिया का दो इच्छा है, एक तो ईरान के साथ, सब बोलने बोलोगे तो इतना सारा बात आएगा ना। ईरान के साथ हमारा रिलेशन एक टाइम पे बहुत अच्छा था, अभी थोड़ा ये इजराइल और पैलेस्तीन के चक्कर में ईरान के साथ हम लोग का रिलेशन बिगड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि ईरान इज एंटी इजराइल बट वी आर प्रो इजराइल। ठीक है, ये पॉलिटिकल मैटर है। अब इसके चक्कर में ईरान के साथ हमारा रिलेशन बर्बाद हो रहा है। हमारे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में सबसे ज्यादा तेल ईरान के पास है। मिडिल ईस्टर्न कंट्री में सबसे ज्यादा तेल है ईरान के पास, इसके पास ज्यादा तेल है। और इधर ये जो एरिया है ये बलूचिस्तान है। ठीक है, बलूचिस्तान प्रो इंडिया है, जो पाकिस्तान से अलग होना चाहता है, वो अलग बात है, छोड़ो। बट अगर हम लोग ईरान के इस एरिया से, गुजरात कितना दूर है, पाकिस्तान जहां तक अपना वाटर बॉडी से उसको अगर छोड़ दे तो हम लोग थोड़ा सा टेढ़ा करके ऐसे करके इंटरनेशनल ये से गुजरात तक तेल आराम से ले सकते हैं। तो ईरान अगर हमको तेल दे देना सर, बहुत सस्ता हो जाएगा हमारे लिए। बट प्रॉब्लम यह है कि हम इसराइल का साथ नहीं छोड़ सकते, और ईरान इसराइल को मारने के लिए उठा पड़ा है। तो हमारे साथ ईरान का रिश्ता ना था थोड़ा सा, माने थोड़ा मुश्किल हो रहा है, माने खराब नहीं है बट पहले जैसा दोस्ती नहीं। हाँ, इधर छोटा है, छोटा है, दुबई छोटा है, समझ रहे हो सर? तो ये सब बन जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। अरे ये पॉसिबल है, पॉसिबल है, बट अभी देखने लायक है। अब रशिया से तो बनेगा, एक बोला कि रशिया होके पूरा सीधा एकदम पाकिस्तान के ऊपर से हमारा जो गिलगित बल्तिस्तान है उसके ऊपर से एक पाइपलाइन आएगा, रशिया सस्ता में तेल देगा बोल रहे हैं। अभी तो इंडिया ले रहे हैं ना रशिया से तेल। सोल्यूशन बहुत है, अब देखने लायक है कि क्या कर सकते हैं हम लोग। हाँ, कौन करेगा? सरकार करेगा, और कौन करेगा? तो लेइंग ऑफ ऑपरेशन ऑफ क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस, ठीक है, क्रूड पेट्रोलियम पाइपलाइन नेटवर्क फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूडिंग स्टोरेज फैसिलिटीज बीइंग एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सच नेटवर्क। अगर ये काम आप 1/2007 के बाद करते हो तो यहाँ पर भी आपको डिडक्शन अवेलेबल हो सकता है। बिल्डिंग ऑफ ऑपरेटिंग होटल 2 स्टार और अबव कैटेगरी, 2 स्टार होटल से ज्यादा होटल बनाओगे एनीवेयर इन इंडिया, भारत में कहीं पर भी बनाओ, डिडक्शन अवेलेबल करेगा। अगर आप होटल 1/2010 के बाद बना रहे हो। सर क्यों? क्योंकि ताकि इंडिया में विदेशी लोग आए और हमारे फैसिलिटीज लेके हम लोग उनको अतिथि देवो भव कर सके। ठीक है, इसमें क्या होगा, देश में टूरिस्ट कनेक्शन बढ़ेगा। हर चीज के पीछे रीजन है, इसलिए मेरे को इतना टाइम लग जाता है छोटा छोटा प्रोविजन बताते बताते। चाहे तो मैं क्या बोलूंगा, रीड करके निकल जाऊंगा, मेरा काम खत्म, रीजन बताने का जरूरत ही नहीं है। रीजन समझ के पढ़ोगे, थोड़ा टाइम लगता है पढ़ने में लेकिन पढ़ाई कंप्लीट हो जाता है। बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग हॉस्पिटल, भारत में हॉस्पिटल का इश्यूज ऑलवेज है बिकॉज पॉपुलेशन का बाढ़ ज्यादा है ना। एनीवेयर इन इंडिया अगर 100 बेड फैसिलिटी से ऊपर का बेड बने हॉस्पिटल बनाओगे पेशेंट्स के लिए, 1/2010 के बाद आपको डिडक्शन दिया जाएगा। ये सब स्पेसिफाइड बिजनेस है। डेवलपिंग एंड बिल्डिंग ए हाउसिंग प्रोजेक्ट अंडर नोटिफाइड स्कीम फॉर स्लम रीडेवलपमेंट, इसको भी अदानी को मिला है। अब सुनने में खराब लग रहा है लेकिन और कोई तो आ नहीं रहा है। भारत का, दुनिया का सबसे बड़ा स्लम, दुनिया का सबसे बड़ा स्लम कहाँ है? मुंबई। जस्ट लिखो यहाँ पर धारावी। रीजन है, हर चीज के पीछे रीजन है। मैंने कौन सा लिखने लगा सर, धारावी मुंबई। मंदिर है क्या उधर? मंदिर हो सकता है, मंदिर, ये मंदिर है उधर, उधर ही है मंदिर, ये देखो। ठीक है, दिख रहा है सर? अब मुझे बताओ, इतना बड़ा मुंबई शहर, हाँ हाँ, 16 है, या है बिजोरिया दिल की नगरिया मुंबई नगर। हाँ, सोने की राहों पर सोने की जगह नहीं, सोना माने गोल्ड और सोना माने स्लिप। ठीक है, सोने की राहों पर सोने की जगह नहीं। ठीक है, तो इतना पैसा उड़ता है तो इसमें इतना बड़ा स्लम्स क्या अच्छा दिख रहा है? इतना साल हो गया, आज तक कोई सरकार ने सोचा
कि हमारे देश में स्लम नहीं होना चाहिए। 75 साल इंडिपेंडेंस, क्या क्या मजबूरी है स्लम रहने का? क्या मजबूरी है? बहुत बड़ा झोपड़पट्टी है तो कुछ भी नहीं है, मतलब जो आपको इमेज में दिख रहा है इट्स ह्यूज। इसमें कितना लोग रहते हैं जानते हो सर? 5 से 10 लाख, और भी ज्यादा होगा, कम नहीं। बिजनेस भी अच्छा है स्लम्स का। ये देखो चारों तरफ मुंबई है, बीच में छोटा सा एरिया देख रहे हो, ये स्लम। ये देखो हालत देखो, दुनिया का सबसे बड़ा। अच्छा ये कोई अच्छा डिग्री है क्या हम लोग, ये दुनिया का सबसे बड़ा स्लम हमारे देश में है? यानी ये कोई मतलब दुनिया को बताने लायक है क्या? रिसेंटली एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर आया था, जस्टिन लैंगर बोल के, जो आईपीएल में कोचिंग कर रहे हैं। उसका उसी के टीम में, वो आई थिंक लखनऊ में है। लखनऊ के टीम में एक जन है जो बॉल थ्रो करता काम, बेसिकली क्या बोलते हैं उसको, फिजियोलॉजिस्ट का काम करता है ना, फिजिसिस्ट है, ठीक है, फिजियोथेरापिस्ट। तो उसका घर धारावी में, तो विजिट किया था। हाँ मैंने, जो लखनऊ में लखनऊ जायंट्स में काम करता है, सुपर जायंट्स में काम करता है। और उसका उसका कोच का नाम है जस्टिन लैंगर। जस्टिन लैंगर ऑस्ट्रेलिया का बहुत बड़ा प्लेयर है, ठीक है, जो लखनऊ के लिए कोचिंग कर रहा है। और उसका कोलिग हुआ ना, मैं मानो कोचिंग करता हूँ और मानो वो फिजियोथेरापिस्ट है, लेकिन उसका घर मानो धारावी में, तो मेरा कोलिग हुआ। तो एक दिन मतलब मैं उसको बोला, मैं ऑस्ट्रेलिया से हूँ, मैं बड़ा रिच भी हूँ और बड़ा फेमस हूँ, दोस्ती हो गया, मतलब अपने घर का भी बोला। तो वो पहले ना अपने लखनऊ के दूसरे मेंबर से जाके पूछा कि लैंगर साहब बोल रहे हैं घर इनवाइट करने के लिए, लेकिन मैं तो बस्ती में रहता हूँ। तो फिर ये बात जब लैंगर को पता चला, तो लैंगर बोला बस्ती है तो क्या हो, मैं जाऊंगा। तो लैंगर गया, फोटो भी निकला है, मैं तुमको दिखाऊंगा बाद में, ठीक है। तो लैंगर गया, उसके एक कमरा, एक रूम है, उसके अंदर उसका पूरा 5 जन का फैमिली रहता है। तो ये देख के ऑस्ट्रेलियन लोग भी बोल रहे हैं कि भारत के पास इतना पैसा है, आईपीएल से इतना कमाता है कि एक बस्ती चाहे तो लोग चुटकी में खत्म कर सकता है। लेकिन क्यों नहीं खत्म हो रहा है? कौन चाहता है कि इस्लाम रहे ऐसा? रिसेंटली अदानी को मोदी ने रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिया, और मोदी अदानी ने बोला कि हम ये मुंबई का ये जो स्लम है इसको मैं खत्म कर, जो काम स्लम में होता है वो सब काम होगा, लेकिन ये स्लम नहीं रहेगा। इसका इमेज बिगड़ रहा है। दुनिया के सामने क्या मैसेज देना चाहते हैं हम लोग? भारत गरीब नहीं है, समझ रहे हैं सर? तो फिर से अब वही काम, क्यों गवर्नमेंट ने ये प्रोजेक्ट दिया? आज से चल रहा है क्या? मोदी आने से पहले से प्रोजेक्ट है। मोदी तो 14 में आया सर। आप लोग पढ़ा लिखा हो, आप लोग तो समझो। Developing and building a housing project under a notified scheme for slum redevelopment and rehabilitation funded by the central government और स्टेट गवर्नमेंट, कांग्रेस का प्रोजेक्ट है, लेकिन किसी से करवा नहीं पाया। लीडरशिप इश्यूज। प्रोजेक्ट तो बना दिया मनमोहन जी ने, हुआ कहाँ? कौन सा स्लम? हम सेकंड लार्जेस्ट बस्ती कोलकाता में है, हावड़ा स्टेशन से थोड़ा सा बाहर निकलोगे टिकियापाड़ा, इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट स्लम एरिया इज इन कोलकाता। एरिया का नाम है टिकियापाड़ा। रेल स्टेशन से जैसे ही बाहर निकलोगे, हावड़ा के बाद ही आता है टिकियापाड़ा, वो सबसे बड़ा स्लम एरिया, एकदम हावड़ा के नेक्स्ट स्टेशन से टिकियापाड़ा, उसके आसपास में पूरा स्लम है। और वो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट स्लम। एक जगह है पील खाना एंड टिकियापाड़ा मिला के, आई टू अंडरस्टैंड सर। लेकिन कौन सा टिकियापाड़ा में कुछ हो गया? तुम टिकियापाड़ा के अंदर से चल नहीं पाओगे, इतना खराब हालत है। समझ में? हाउसिंग प्रोजेक्ट अंडर नोटिफाइड स्कीम अफोर्डेबल हाउसिंग। अफोर्डेबल हाउसिंग माने हर किसी को अफोर्डेबल घर मिले। 1/4/2011 के बाद मोटा मोटी जो घर मोटा मोटी 45 लाख के नीचे होता है उसे अफोर्डेबल हाउस। प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर इन इंडिया, क्योंकि ज्यादातर फर्टिलाइजर चाइना से लाना पड़ता है। सेटिंग अप ऑफ ऑपरेटिंग इनलैंड कंटेनर डिपोट, कंटेनर फ्रेट स्टेशन अप्रूव्ड अंडर कस्टम एक्ट 1962। कंटेनर माने जो जहाज से जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का चीजें लाना पड़ता है ना, वो बड़ा बड़ा कंटेनर से जो चीजें आते हैं, वो कंटेनर डिपो बनाना और कंटेनर बनाना। इनलैंड माने देश के अंदर का बिजनेस करने के लिए नहीं है हमारे देश में। आजादी का 75 साल हो गया, इंडिया का तीनों तरफ समुद्र है, आज तक कंटेनर डिपोट नहीं बना पाए। देयर आर लॉट्स ऑफ इश्यूज जो करना चाहिए था। इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉब कैसे क्रिएट होगा? यही तो जॉब क्रिएट का जगह है, आपके आंखों के सामने है। कहाँ हुआ जॉब क्रिएशन? बी कीपिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड बीज वर्क्स, माने वो जो मधु प्रोडक्शन होता है ना, हनी,
उसका काम करने बोल रहा है। 1/4/2012 के बाद करोगे तो बिजनेस में डिडक्शन मिलेगा 3580 के तहत। सेटिंग ऑपरेटिंग ऑफ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी ऑफ स्टोरेज ऑफ शुगर, शुगर को रखने का जगह नहीं है। 1/4/2012 के बाद बोलते हैं शुगर रखने का जगह बनाओ। लेइंग एंड ऑपरेटिंग ऑफ स्लरी पाइपलाइन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन ओर, कच्चा लोहा को गला के उसका पाइपलाइन बनाने बोल रहा है, ताकि लोहा का जो ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा बचे। नहीं तो बड़ा बड़ा गाड़ी में जो जाता है ना, पूरा एरिया को पूरा खत्म कर देता है। लोहा बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलाता है। इसलिए क्या करना चाहता है, जैसे मानो झारखंड में आयरन ओर का माइंस है, उड़ीसा में है, वहां से पूरा पाइपलाइन लगाओ, उसको पूरा वहां पर गला दो, गला के उसका स्लरी हो जाएगा, स्लरी हो जाएगा तो पाइपलाइन से इंडस्ट्री को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। लॉट्स ऑफ थिंग। जॉब कैसे क्रिएट होगा, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। घर नहीं बना, घर में रहेगा कैसे? घर बना ही नहीं। अब तो जितना है सब पब्लिक अपने अपने हिसाब से घर बना के रह रहे। सरकार ने क्या किया आप लोग समझ नहीं रहे हो, अब पढ़ोगे तो समझ में आएगा। सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग ऑफ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर के बारे में मैं रोज बोलता हूँ। रिसेंटली आसाम को मिला है, गाड़ी के अंदर जो लग्जरी कार के अंदर जो फैसिलिटीज प्रोवाइड किया जाता है वो सेमीकंडक्टर होता है, जो एक तरह का चिप जैसा होता है। ठीक है, गाड़ी का फीचर्स जिसको हम लोग बोलते हैं, वो फीचर सेमीकंडक्टर होता है। इसका पूरा प्रोडक्शन करता था पहले यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका, बाद में इसका टेक्नोलॉजी चाइना से बनवाता था। अभी चाइना दुनिया का सेमीकंडक्टर का मार्केट बना है और पूरा दुनिया में लग्जरी कार को बनाने के पीछे ताइवान और चाइना राज कर रहा है। और इंडिया को इस सभी चीजों के लिए बाहर से वेट करना पड़ता है। इसलिए मोदी जी ने बोला सेमीकंडक्टर यूनिट एक गुजरात में मिला और एक आसाम को मिला, टाटा के साथ मैंने एक करके वो लोग बनेगा। क्या बोलो सर, नहीं किया, इतना सारा कौन सोचा है? मैंने आई एम नॉट फेवर ऑफ मोदी, मैं बोल रहा हूँ कि दे रियली ट्राइड देयर बेस्ट। ऐसा नहीं है, देश को बचाना, आतंक से बचाना, बिजनेस डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, दे रियली ट्राइड। क्या है ना, आम आदमी ये बात नहीं समझे। आई अंडरस्टैंड दैट। आम आदमी को तो बस जो दिखता है वही दिखता है। आम आदमी, इसलिए आम आदमी है। डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग एंड ऑपरेटिंग और डेवलपिंग मेंटेनिंग और ऑपरेटिंग न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, किसी भी तरह का फैसिलिटीज को मेंटेन कर। डिडक्शन कितना मिलेगा ये जान लो, नेक्स्ट दिन क्वेश्चन करेंगे। हो गया सर, खत्म। आज थोड़ा ज्यादा ही डिस्कशन कर लिया। हाँ सर, ये जितना मैंने पढ़ा दिया एक बार गो थ्रू करना, लर्न किया सर। अगर आपको समझ में आया ना, हाँ हाँ, लास्ट 2 क्लास का वीडियो मैं तुमको दे देता हूँ। 100% ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर अदर देन एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ एनी लैंड, गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। जान लो सर, लैंड खरीदोगे तो उसके लिए डिडक्शन नहीं मिलेगा, गुडविल खरीदोगे नहीं मिलेगा, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के लिए भी नहीं मिलेगा। इनको छोड़ के बाकी जो भी तुम बिजनेस, ये स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए खर्चा करोगे, उसका पूरा का पूरा 100% डिडक्शन गवर्नमेंट तुमको अवेल करेगा इनकम टैक्स में ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, fully and exclusively for the above specified business under section 35 subsection, sorry सबसेक्शन नहीं है 35। अब एग्जाम में इनमें से कोई भी एक पॉइंट उठा के सवाल कर सकते। मैंने इतना सारा बिजनेस के बारे में बताया आपको, इसमें से कोई भी पूछ सकता है। कुछ पॉपुलर है, मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो समझ में आ जाएगा, बट अगर कुछ भी सवाल करे, इफ यू हैव एनी आइडिया, जस्ट आपको आइडिया होना चाहिए कि ये कहाँ पढ़ा था। सब कुछ एकदम मेमोराइज बहुत ज्यादा नहीं करना है, लेकिन अगर तुम पढ़े होंगे ना तो सबकॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिकली फिट रहेगा, जरूरत पड़ने से याद आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट दिन इसका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इस वीक मैं कोशिश करूंगा एक टैक्स एक्स्ट्रा क्लास देने का, कल नहीं कर पाए थे ना, अगर होगा तो संडे या सैटरडे को दे सकते। हाँ करवाए, तेरे को नहीं करवाए, तू जब आया तो उससे पहले ही करवाया था। रेसिडेंशियल स्टेटस खत्म हुआ फिर मैंने सैलरी स्टार्ट किया। तुम लोगों को समझ में आया? आरजो, अभिजीत, नील, प्रिया, ठीक है सर? यस सर। ऐसे पढ़ोगे तो जाके आंसर कर पाओगे सर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सर आप लोगों को कैसे पढ़ना है? धीरे धीरे आदत हो जाएगा सर, टेंशन मत लिया कर, है ना? नहीं तो लोगों ने इतना पढ़ना पड़ेगा, अभी तो बस स्टार्टिंग ही है।
बहुत कुछ पढ़ना है सर। ठीक है फिर, बाय, टाटा। भाई सर तरीके